Good evening, everyone. We'll get our webinar started. Welcome. My name is Amit Basole. I'm an associate professor of economics at Azim Premji University. And today we will be discussing some of the findings from the survey that we have been doing over the last few weeks since the lockdown began on what has happened to livelihoods and earnings and access to government relief measures, etc., in different parts of the country. Today's webinar will be bilingual in English and in Hindi. तो मैं बता दूं लोगों को कि हम लोग ने ये सर्वे भारत के 12 राज्यों में किया है। लगभग 5000 लोगों से हम लोग ने बात की है और इसमें हम लोग ने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ क्लोजली कोलैबोरेट किया है, जिनके कॉन्टैक्ट्स के तहत हम लोग लोगों तक पहुंचे हैं। तो आज उन्हीं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे जिन्होंने ये सर्वे करने में हमारी मदद की और जो वैसे सर्वे के अलावा भी लोगों से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं लोगों के साथ, उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं। तो आज टुडे वी विल हियर अबाउट सम ऑफ द फील्ड एक्सपीरियंसेस that lie behind the data that has been put out by us from this survey. The states that we are looking at today are Madhya Pradesh, Bihar, Jharkhand, and Odisha. This is for today's webinar. Joining me today is Devmalle Nandi, who is going to be the moderator for today's webinar. Devmalle is with the Azim Premji Philanthropic Initiatives, and APPI has also been part of this study. They have also been working with many organizations, some of which are again you are going to hear from today, working on various aspects of relief and finding out what are the problems people are facing, migrant workers, self-employed workers, casual workers and so on. तो दिमला जी मॉडरेशन करेंगे। तो प्रोग्राम आज का ये है कि पहले तो हमारे यूनिवर्सिटी से सुरभि केसर जी हैं जो डेटा प्रेजेंट करेंगी। इन 4 राज्यों का जो डेटा है, हम लोग ने क्या पाया है लोगों से बात करके, ये ब्रॉडली जो आंकड़े हैं वो हम लोग पहले पेश करेंगे। उसके बाद में जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जिन्होंने ये सर्विस किए हैं, जिनमें प्रदान है, सृजन है, आगा खान फाउंडेशन है, इन और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, इन सारे संस्थाओं के लोग भी आज हमारे साथ हैं। तो वो आएंगे, अपने अनुभव के बारे में बात करेंगे और जो कुछ भी उनको लग रहा है, उनकी जो समझ है इस वक्त क्या हो रहा है उनके क्षेत्र में, उस पर अपनी समझ रखेंगे और देवमल्ला जी उनके साथ बातचीत करेंगे। आपके जो सवाल होंगे वो आप प्लीज चैट विंडो में या कमेंट विंडो में डालिए। सब स्पीकर्स के बाद में we will also have time to do a Q&A session, so we will collect your questions at that point and address it. So right now I will hand it over to my colleague Surbhi, who will be presenting some slides from the data that we have collected on these states. Thank you. Okay. Thanks, Amit. हेलो, मैं जो हमारे डेटा नंबर्स हैं बिहार, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश से, उनके बारे में थोड़ी सी बात करूंगी। स्लाइड्स इंग्लिश में होंगी और मैं एक्सप्लेन करने के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयोग करूंगी। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी चीज़ जो मेरे बोलने के वक्त समझ नहीं आया हो, प्लीज़ आप कमेंट विंडो में डाल दीजिए और हम उसे एड्रेस कर लेंगे। तो सबसे पहले जो सर्वे था ये हमने फ़ोन सर्वे किया था, बिकॉज़ लॉकडाउन की वजह से ऑफ कोर्स हम लोगों के पास नहीं जा सकते थे और उनसे मिलकर बात नहीं कर सकते थे। और ये सर्वे करने के लिए हमने, जैसे अमित ने अभी बताया, काफ़ी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट किया था, जिनमें से कई लोग आज हमारे साथ हैं इस वेबिनार में और हमसे बात करेंगे। क्वेश्चनर जो क्वेश्चंस हमने पूछे थे लोगों से, वो जनरली 3 चीज़ों पर थे। एक कि उनका रोज़गार पे क्या इम्पैक्ट हुआ है लॉकडाउन की वजह से, दूसरा हाउसहोल्ड्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, और फाइनली हमने ये बातचीत की लोगों से कि जो गवर्नमेंट रिलीफ और सपोर्ट है वो उनके पास कितना पहुँच पा रहा है।
सबसे पहले बात करते हैं बिहार के बारे में। बिहार में हमने मेनली रूरल एरियाज़ पे ही कॉन्संट्रेट किया है और इसके लिए हमारे कोलैबोरेटिंग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइज़ेशन आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम थे। बिहार में हमारे पास 173 रिस्पोंडेंट्स थे और काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन था मेल और फीमेल के बीच में। हिंदूज़ मेनली कंप्राइज़ करते थे सैंपल, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन भी काफ़ी थी और साथ में हमारी पॉपुलेशन ओबीसी, जनरल और एससी-एसटी की भी काफ़ी अच्छे तरीके से दर्शाती थी। मेजॉरिटी ऑफ द हाउसहोल्ड्स जिन्हें हमने सर्वे किया वो वल्नरेबल हाउसहोल्ड्स थे। हम वल्नरेबल डिफाइन कर रहे हैं उस हिसाब से कि जो लोग 10,000 से कम पैसा कमा रहे थे फ़रवरी के महीने में, दैट इज़ लॉकडाउन से पहले जो 10,000 से कम कमा रहे थे। कुछ की फाइंडिंग्स के बारे में बात करते हैं तो बिहार में जहाँ पर हमने सर्वे किया रूरल बिहार में, वहाँ पर 46% लोगों का रोज़गार नहीं रहा लॉकडाउन के ड्यूरिंग। 80% कैजुअल वर्कर्स, अगर हम बात करें जो कैजुअल वेज वर्कर्स जो दिहाड़ी का काम करते हैं, 80% उन लोगों का भी रोज़गार नहीं रहा। 37% लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो एक वीक का एसेंशियल आइटम्स जो उनको ज़रूरी हो वो खरीद सकें। 69% जो हाउसहोल्ड्स थे वो पहले से कम खाना खा रहे थे अब, क्योंकि लोग लॉकडाउन की वजह से उनके पास दिक्कत थी पैसे की क्योंकि उनका रोज़गार जा चुका था। 79% जो हाउसहोल्ड्स थे लेकिन उन्हें राशन मिला, लेकिन राशन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ गवर्नमेंट सेंटर से मिला, बाकी भी जो अदर ऑर्गनाइज़ेशंस या और डिफरेंट सोर्सेज़ हैं उसके थ्रू उन्हें राशन मिल पाया। 40% लोगों के पास कोई भी कैश ट्रांसफर नहीं आया था गवर्नमेंट की तरफ से। अगर हम बात करें कि एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफ़ेक्ट हुआ है पर्टिकुलरली, अगर हम इन सारी फाइंडिंग्स को थोड़ा डिटेल में देखें, तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि जो कैजुअल वेज वर्कर्स जो दिहाड़ी पे काम कर रहे थे, उन पे जनरली इफ़ेक्ट थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है और साथ में एससीज़, एसटीज़ पे इफ़ेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था कंपेयर टू ओबीसी, जहाँ पे 58% एससी, एसटीज़ का रोज़गार नहीं रहा था। अगर हम बात करें बाय सेक्स क्या इफ़ेक्ट हुआ है, तो ऑफ़ कोर्स यहाँ पर फीमेल्स पे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, जहाँ पर 55% फीमेल्स के पास रोज़गार नहीं रहा, इन कंपैरिज़न टू 35% मेल्स के पास रोज़गार नहीं रहा। हाउसहोल्ड्स की बात करते हुए यहाँ पर अगर हम देखें 43% हाउसहोल्ड्स को लोन लेना पड़ा ताकि वो अपने एक्सपेंडिचर्स हैं जो भी उनको अ, लाइक उसके लिए वो अगर पेमेंट कर पाएँ, उसके लिए उन्हें लोन्स लेना पड़ा और जहाँ तक हम देख सकते हैं, लोन्स मेनली पूरे कंट्री में बैंक की तरफ से लोन्स बहुत कम है, मेनली लोग अपने फ्रेंड्स, फैमिली या मनी लेंडर्स से लोन ले रहे हैं। अगर 37% लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो 1 हफ्ते का राशन खरीद सकें और जैसे हमने कहा 70% लोग पहले से कम खाना खा रहे थे क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनको पैसे की थोड़ा दिक्कत हो रहा था। और जो ये इफ़ेक्ट है कम खाने का इफ़ेक्ट, ये एससीज़, एसटीज़ इन जातियों पे ज़्यादा देखा जा रहा है, जहाँ पर 85% एससी, एसटी हाउसहोल्ड्स पहले से कम खाना कंज़्यूम कर रहे थे लॉकडाउन के ड्यूरिंग। अगर हम रिलीफ मेजर्स की बात करें तो जैसे हमने बताया कि 80% वल्नरेबल हाउसहोल्ड्स को राशन मिला है, लेकिन 52% वल्नरेबल हाउसहोल्ड्स के पास जनधन अकाउंट नहीं था। लेकिन जिनके पास था, उनमें से 92% को कैश ट्रांसफर मिला है। पीएम किसान की बात करते रहें तो नियरली हाफ जो फार्मर्स हैं, उनको पीएम किसान ट्रांसफर नहीं मिला और 40% वल्नरेबल हाउसहोल्ड्स को कोई कैश ट्रांसफर नहीं मिला। अब चलते हैं थोड़ा झारखंड की ओर। झारखंड में भी हमारा मेनली फ़ोकस रूरल एरिया पे था और यहाँ पर हमारे कोलैबोरेटिंग सीएसओ प्रधान थे। यहाँ का हमारा सैंपल 458 था और मेनली हमारे रिस्पोंडेंट्स फीमेल्स थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हिंदूज़ और क्रिश्चियंस का काफ़ी अच्छे मात्रा में रिप्रेजेंटेटिव था और यहाँ पर 90% हाउसहोल्ड्स जो थे वो वल्नरेबल हाउसहोल्ड्स थे। एंड अगेन कास्ट के हिसाब से भी हमारा सैंपल में काफ़ी अच्छे आई मीन काफ़ी हमारे पास डिफरेंट कास्ट ग्रुप से लोग थे। यहाँ पर की फाइंडिंग्स की बात करते हैं तो 58% लोग का रोज़गार लॉकडाउन के ड्यूरिंग खत्म हो गया और अगर हम अर्निंग्स की बात करें कि जो लोग एम्प्लॉयड थे, उनका अर्निंग्स कितना फॉल हुआ, 58% का तो रोज़गार चला गया, जो अभी रोज़गार में थे उसमें से उनका जो अर्निंग्स हुआ है, उसका जो एवरेज फॉल है वो 65% है अगर कैजुअल वेज वर्कर्स और
कैजुअल वेज वर्कर्स माने कि जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद अपना रोजगार चलाते हैं, जैसे छोटी शॉप्स हो गई, इस तरीके के जो वर्कर्स नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, वो 65% उनका परसेंटेज ड्रॉप था अर्निंग्स में। यहाँ पर 30% ऑलमोस्ट 30% लोगों के पास डिड नॉट हैव इनफ मनी कि वो एक वीक का भी असेंशियल आइटम्स खरीद पाए। 77% लोगों ने रिपोर्ट किया कि उनको पहले से कम खाना कंज्यूम कर रहे हैं वो, क्योंकि उनका रोजगार जा चुका है। एंड अगेन हम बात करते हैं तो 80% वल्नरेबल हाउसहोल्ड्स को राशन का सपोर्ट मिला। अगर हम लाइवलीहुड इम्पैक्ट पर पर्टिकुलरली बात करते हैं, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जो दिहाड़ी का काम कर रहे हैं, उन पे इम्पैक्ट पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 76% जो दिहाड़ी पे काम कर रहे थे, उनका रोजगार नहीं रहा। और 89% फार्मर्स जो थे, उन्होंने बोला कि वो अपना उन्होंने जो खेती की थी, वो उसको फुल प्राइस पे, जितना वो जनरली बेचते थे, उस पे नहीं बेच सके। तो या तो वो नहीं बेच पाए या फिर उन्हें कम दामों पर उसे बेचना पड़ा। अगर हम लाइवलीहुड्स का बात करें तो अगेन यहाँ पर जो इम्पैक्ट है रोजगार खत्म होने का, वो फीमेल्स के लिए ज्यादा है। जो 60% महिलाएं हैं, उनका रोजगार नहीं रहा, बल्कि 50% मेल मेंबर्स का रोजगार नहीं रहा। अब अगेन ये सब जब हम बात कर रहे हैं कि कितने लोगों को कम खाने को मिला एंड कितने लोगों ने अपना कंजम्पशन डिक्रीज किया, तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि जो इफेक्ट है वो पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग है एससीज और एसटीज पे, जहां पर हम देख रहे हैं कि 29% एससी एसटी हाउस होल्ड्स के पास एक हफ्ते का भी एसेंशियल आइटम्स खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अगर हम ये कंपेयर करें जनरल से, तो जनरल में 11% हाउस होल्ड थे जिनके पास इतना पैसा भी नहीं था। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये भी आता है कि 80% लोगों ने ये कहा, जो रेंटेड अकोमोडेशन पे रहते थे, उन्होंने ये कहा कि उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अगले महीने का रेंट पे कर सकें। अब बात करते हैं थोड़ा रिलीफ मेजर्स का। यहाँ पर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि राशन 80% लोग वल्नरेबल हाउस होल्ड्स को मिला, लेकिन लाइक आई सेड, ये सिर्फ गवर्नमेंट सपोर्टेड राशन नहीं होगा, बाकी सोर्सेस से भी हो सकता है। 56% वल्नरेबल हाउस होल्ड्स के पास जनधन अकाउंट नहीं था, लेकिन जिनके पास था, उनमें से 90% को कैश ट्रांसफर मिला। और अगर हम बात करें फार्मर्स की, सिर्फ 16% फार्मर्स को पीएम किसान ट्रांसफर स्कीम के तहत ट्रांसफर या कैश ट्रांसफर मिला। अब चलते हैं ओडिशा की ओर, और यहाँ पर हमारे कोलैबोरेटिंग ऑर्गेनाइजर्स थे सीफार, सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च, एंड प्रदान। और यहाँ पर हमारा जो सैंपल था वो रूरल और अर्बन एरियाज के बीच में डिवाइडेड था, जिसमें 60% रूरल एरियाज में थे। उसके बाद जैसे बाकी सैंपल्स में था, यहाँ पर भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन थी, फीमेल्स मेजॉरिटी में थी और हिंदूज मेजॉरिटी में थे यहाँ पर इस सैंपल में। एंड 60% जो रिस्पॉन्डेंट्स थे वो SC ST कम्युनिटी से आए थे। बट यहाँ पर भी हम मेनली वल्नरेबल हाउस होल्ड्स को कैप्चर कर पाए, क्योंकि हमारा 90% सैंपल उन वल्नरेबल हाउस होल्ड से था जो 10,000 से कम कमा रहे थे फरवरी के महीने में। यहाँ पर अगर हम की फाइनेंस की बात करें, तो 67% ने रिपोर्ट किया कि उनके पास रोजगार नहीं रहा। एंड अगर 43% ने ये रिपोर्ट किया कि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक वीक के भी असेंशियल आइटम्स खरीद पाए। 82% पहले से कम खाना खा रहे थे। 89% को राशन मिला और 25% के पास कोई भी कैश ट्रांसफर नहीं आया। और यहाँ पर अगर हम अर्निंग्स का ड्रॉप का बात करें कि जिन लोगों का रोजगार नहीं गया, जो अभी भी रोजगार में थे, उसमें 80% उनका एवरेज अर्निंग का ड्रॉप हो गया था फॉर कैजुअल वेज वर्कर्स, जो दिहाड़ी के वर्कर्स थे या जो अपना रोजगार खुद स्वयं चलाते थे, सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगर हम यहाँ पर मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस 96% वाले बार की तरफ देखें। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम डिफरेंट टाइप एम्प्लॉयमेंट टाइप या एक्टिविटी टाइप को देखें, तो सबसे ज्यादा ये है हमारा कितना परसेंटेज गिरा रोजगार में, या कितने लोग जो पहले एम्प्लॉयड थे और अब वो एम्प्लॉयड नहीं है। तो हम देख सकते हैं 96% अर्बन एरियाज में उनका जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, जो स्वयं खुद काम करते थे या खुद का कोई कारखाना या छोटी शॉप या कुछ चला रहे थे, उन लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं रहा। अगर बात करें मेल और फीमेल की, यहाँ पर जो ड्रॉप इन एम्प्लॉयमेंट था वो ज्यादा डिफरेंस नहीं था मेल या फीमेल के बीच में। 68% फीमेल्स और 64% मेल का रोजगार चला गया लॉकडाउन के ड्यूरिंग।
पर एक इंटरेस्टिंग ये चीज ये है कि 90% फार्मर्स ने रिपोर्ट किया कि वो अपना प्रोड्यूस फुल प्राइसेस पे नहीं सेल कर पाए थे। अगेन अगर हम इम्पैक्ट ऑन हाउस होल्ड्स की तरफ जाएं तो पहले हमने बात किया था कि 87% ऐसे लोग थे जो पहले से कम फूड कंज्यूम कर रहे थे, पर अर्बन हाउस होल्ड पे जो ये जो इफेक्ट है वो ज्यादा स्ट्रांग है, जिसमें 92% पहले से कम खाना कंज्यूम कर रहे हैं। और अगर हम माइग्रेंट वर्कर्स की बात करें तो 90% लोग माइग्रेंट्स जो थे वो कम खाना, उन्होंने अपना खाने का इंटेक थोड़ा कम कर दिया था इसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से। एंड अगेन जो ये पैसा ना होना एक हफ्ते के भी एसेंशियल्स अफोर्ड कर पाने के लिए, ये सिचुएशन भी ज्यादा खराब अर्बन एरियाज में थी। और यहाँ पर भी 87% लोगों ने बोला कि वो नेक्स्ट महीने का रेंट नहीं पे कर सकते, उनके पास पैसे नहीं है रेंट पे करने के लिए। सो दैट कुड बी वन रीजन कि हम माइग्रेंट वर्कर्स का इतना ज्यादा एक्सॉडस देख रहे हैं कि वो सिटी से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि इतनी बुरी कंडीशन है कि ना वो इनफ खाना कंज्यूम कर पा रहे हैं, ना वो रेंट पे कर पा रहे हैं जहां पर वो रह रहे हैं। यहाँ पर 90% लोगों को वाल्नरेबल हाउस होल्ड्स को राशन मिला है, हम ओडिशा की बात कर रहे हैं। और लेकिन 15% वाल्नरेबल हाउस होल्ड्स अर्बन एरियाज में उन लोगों को राशन नहीं मिल पाया। एंड 65% वाल्नरेबल हाउस होल्ड्स के पास जनधन अकाउंट नहीं था। और पीएम किसान ट्रांसफर सिर्फ 13% फार्मर्स को मिला है। फाइनली लास्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में भी हमारा जो सैंपल है वो मेनली रूरल एरियाज का है, और यहाँ पर हमारे जो कोलैबोरेटिंग सीएसओज हैं वो हैं प्रदान और सृजन। यहाँ पर हमारे पास इन टोटल 525 रिस्पॉन्डेंट्स थे, जिसमें से मेनली फीमेल्स थे, और अगेन हमारे पास रिप्रेजेंटेशन थी अक्रॉस कास्ट ग्रुप्स या रिलीजियस ग्रुप्स। फाइनली यहाँ पे बताते हुए 48% लॉस्ट एम्प्लॉयमेंट, 25% के पास इनफ मनी नहीं था एक वीक का एसेंशियल्स खरीदने के लिए, एंड 70% कम खाना कंज्यूम कर रहे थे पहले से, एंड 66% वाल्नरेबल हाउसहोल्ड्स को राशन का सपोर्ट मिला था। थोड़ा डिटेल में जाते हुए इन फाइंडिंग्स के लिए, कैजुअल वर्कर्स, अगेन दिहाड़ी के वर्कर्स यहाँ पे वर्स्ट हिट थे, जिसमें से 65% का रोजगार चला गया था। और 70% फार्मर्स ने रिपोर्ट किया कि वो अपना जो फार्मिंग, जो उन्होंने खेती किया था, वो फुल प्राइसेस पे नहीं सेल कर पाए। एंड 44% जो सैलरीड वर्कर्स है, जो सैलरीड वर्कर्स हम उन्हें बोलते हैं जिनको मंथली बेसिस पे पेमेंट होती है, जो वो 44, उसमें से भी 44% ने बोला कि उनको अपना पूरा सैलरी नहीं मिला था लॉकडाउन के ड्यूरिंग, या या तो पूरा सैलरी नहीं मिला था या फिर कम सैलरी मिला था। अगेन यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर जिन लोगों के पास कम पैसा है एक वीक का एसेंशियल खरीदने से भी, तो यहाँ पर द इम्पैक्ट एससीज और एसटीज के ऊपर ज्यादा था दैन जनरल कास्ट हाउस होल्ड्स। एंड यहाँ पर 1/4 ऑफ हाउस होल्ड्स जो थे, लाइक 25% हाउस होल्ड्स को लोन लेना पड़ा था ताकि वो अपना कंजम्पशन सपोर्ट कर पाए लॉकडाउन के ड्यूरिंग। अगर हम रिलीफ मेजर्स का बात करें तो यहाँ पर 2/3 वाल्नरेबल हाउसहोल्ड्स को राशन का सपोर्ट मिला, और 39% के पास जनधन अकाउंट नहीं था, लेकिन जिनके पास जनधन अकाउंट था उसमें से 89% को ट्रांसफर मिला। एंड अगेन 36% वाल्नरेबल हाउसहोल्ड्स ने रिपोर्ट किया कि उन्हें कोई भी तरीके का कैश ट्रांसफर नहीं मिला है। ये कुछ ब्रॉड रिजल्ट्स हैं। आप अगर इन रिजल्ट्स को और डिटेल में देखना चाहते हैं, स्टेट वाइज रिजल्ट्स को, तो आप हमारे सर्वे डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। हम वेबसाइट का लिंक थोड़ी देर में शेयर कर देंगे, एंड आप वहां पर जाके रिजल्ट्स थोड़ा और डिटेल में देख सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद सुरभि। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं, ये सर्वे से जो निकल के आया है कि ये जो स्टिमुलस पैकेज जो सरकार के द्वारा दिया गया, और इसके बावजूद भी आज के दिन में कई तरीके के समस्याएं हैं जो लोगों को हो रहा है। तो ये काफी एक मैं नोट कर रहा था कि करीब हर एक स्टेट में, अक्रॉस स्टेट्स, करीब 50 से 60% लोगों ने ये कहा है कि उनका कंप्लीट लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है। और इसके साथ साथ जो महिलाएं हैं या SC ST के जो कम्युनिटी से लोग हैं, और कैजुअल वेज वर्कर्स जो है, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनके यहाँ उनका सबसे ज्यादा इसमें और ज्यादा नुकसान हुआ है। तो अभी थोड़ा अगर हम लोग चले
जो CSOs इस सर्वे में इन्वॉल्व थे, उनसे अगर हम लोग थोड़ा बात करने की कोशिश करें और वहाँ पे क्या स्थिति है, ये माइग्रेंट जो आज के दिन में वापस जा रहे हैं उनके लिए क्या एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस है, या अभी जो खरीफ का मौसम आ रहा है इसमें किस तरीके से लोग ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, इसको थोड़ा बात करना चाहेंगे। तो ये हम आशीष जी जो मध्य प्रदेश में काम करते हैं, सृजन संस्था से जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे पहले। जी, तो आशीष जी, अगर शुरू में आप थोड़ा हमको बताएं कि आपने ये फोन सर्वे में पार्टिसिपेट किया और आपने भी एक्सपीरियंस किया जो किस तरीके का वल्नरेबिलिटीज है, किस तरीके का लॉसेस है आज के दिन में, ये प्री लॉकडाउन और पोस्ट लॉकडाउन किस तरीके का आपने डिफरेंशिएशन देखा। तो अगर थोड़ा आप पहले उसके बारे में बता सके कि ब्रॉडली क्या स्थिति है आप जहाँ काम करते हैं वहाँ, आप कहाँ पे काम करते हैं और प्रखंड का नाम भी थोड़ा बता दीजिए। जी, मेरा नाम आशीष है और मैं सृजन संस्था में काम करता हूँ। सृजन एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जो लाइवलीहुड सेक्टर पे काम करती है। हम 7 राज्यों में काम करते हैं, MP, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़ में। तो हम बेसिकली रिमोट रूरल एरियाज में काम करते हैं, स्पेशली विमेंस और लाइवलीहुड एग्रीकल्चर सेक्टर को ध्यान में रख के, और वाटरशेड NLM के अप्रोच पे काम करते हैं। तो ये जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल ही अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स थे कि इस तरह की सिचुएशन, मेरी उम्र 30 साल की है तो मैंने तो अपने जीवन काल में ऐसा कुछ देखा नहीं है। लोग काफी बार इसका कंपैरिजन स्पेनिश फ्लू 1918 में जो हुआ था उससे कंपेयर भी कर रहे थे कि ये इस तरह का सेकंड, उसके बाद ये दूसरा उस तरह का है कि उसने ओवरऑल वर्ल्ड में इम्पैक्ट डाला है। तो कुछ उस दौरान रिस्ट्रिक्शंस भी थे लॉकडाउन में कि आप उतने ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते। तो हमने फिर हमारे जो ग्राउंड पे साथी हैं, जो हमारे कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनसे फोन से बात करके उनसे क्या जानकारी है, किस तरह से वो अफेक्टेड हुए हैं, वो हम कवर करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें हमने जो पाया उनसे बात करके, इनिशियली जब क्योंकि ये मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ था और उस समय खरीफ रबी सीजन की कटाई स्टार्ट हुई थी, तो उस समय वो बहुत दिक्कतें थी उस टाइम की। मशीन्स मूव करने में दिक्कत आ रही थी, हार्वेस्टिंग वाले मशीन जो जहाँ जैसे MP वाले पार्ट में हरियाणा पंजाब से आते हैं तो वो मूवमेंट नहीं हो पा रही थी, तो लेबर डिपेंडेंट ज़्यादा था। और साथ में प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस है उसको सेल आउट करने में भी दिक्कत आ रही थी। तो जैसा कि रिजल्ट में भी आया है कि काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही थी सेल आउट करने में, तो काफ़ी लोगों ने फिर जो लोकल ट्रेडर्स हैं उनको सेल आउट किया, जो वहाँ पे लोकली अवेलेबल जो खरीदते हैं। तो जो MSP है या फिर जो प्राइस मिलनी थी वो उनको नहीं मिल पाई, तो वो उस तरह से वहाँ पे एक लॉस हुआ। फिर उसके साथ-साथ जो बुंदेलखंड रीजन है जिसमें हम पार्टिकुलरली काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे वाटर की क्राइसिस ऑलरेडी है और रिसोर्सेज काफ़ी स्कार्स हैं। तो उस सिनेरियो में क्या हुआ कि जब ये रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ, क्योंकि जो बुंदेलखंड का परिप्रेक्ष्य है उसमें लगभग हर एक गाँव से 30-40% हर एक परिवार से कोई ना कोई बाहर जाता है काम करने के लिए, तो वो लोग वापस लौटने शुरू हुए। तो जो रिसोर्सेज ऑलरेडी स्कार्स थे उस पे और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ना शुरू हुआ कि वो मार्च में होली आती है, तो काफ़ी लोग उसमें आके अपने त्योहार में खर्च करते हैं। तो जो पहले से ही कमाया था वो पैसा कुछ-कुछ काफ़ी कुछ वो वहाँ खर्च कर चुके थे। तो इस लॉकडाउन के कारण उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल सपोर्ट था कि PDS के थ्रू सपोर्ट मटेरियल मिलेंगे और उन चीज़ों पे, मगर वहाँ भी कहीं-कहीं छूट हो जा रही थी क्योंकि हर किसी के पास राशन कार्ड नहीं थे। कुछ परिवार ऐसे भी थे कि जो 10 साल बाद वापस आए थे। तो उनको वापस आने के बाद ऐसा था कि उनके मकान बिल्कुल जर्जर हैं या रहने लायक नहीं हैं। तो हमने काफ़ी कुछ उस पे ग्राउंड रिपोर्ट डेली बेसिस पे हमारे जो ग्राउंड पे साथी हैं उनसे अपडेट लेते थे। तो जो समझ में आया कि जो खरीफ सीज़न अब आ रहा है, क्योंकि ये रीजन रेनफेड रीजन है, जितने भी एरियाज़ हम काम करते हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, तो रेनफेड रीजन की एक मेन है कि खरीफ क्रॉप बहुत कीमती है उनके लिए, फूड सिक्योरिटी इसी से आती है। तो अगर ये खरीफ क्रॉप में सही से रोल आउट नहीं हुआ उनके एक्सपेक्टेशन के साथ, बारिश और सीड अवेलेबिलिटी और केमिकल जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह वो इनपुट एग्री इनपुट यूज़ करते हैं, तो बहुत बड़ा फैमिन भी देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए इमीडिएटली रिवर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी,
क्योंकि एक चीज और थी भी थी हमारे बुंदेलखंड में, जब पिछले साल सितंबर अक्टूबर में जब खरीफ की फसल काटी जा रही थी तो बारिश हुई थी, उसके कारण खरीफ की फसलें भी काफी कुछ डैमेज हो गई थी। तो जनरली किसान के प्रैक्टिस में ये होता है कि खरीफ में जो बीज होते हैं उसको वो सितंबर में जो बचा के रखते हैं वापस खरीफ में उसको वो इस्तेमाल करते हैं, मगर वो डैमेज होने के कारण भी उनके पास अवेलेबिलिटी वाली समस्या आ गई थी साथ में। और जनरली इन्फॉर्मेंट सिस्टम से मनी लेंडर से कुछ कुछ पैसे वो लेते हैं जब ये खरीफ सीजन आना शुरू होता है लैंड प्रिपरेशन और एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए, मगर जब ये लॉकडाउन आया तो इसको मीट आउट करने के लिए उन्होंने पहले ही से लोन लेना शुरू कर दिया मनी लेंडर से। तो जो पैसा वो मनी लेंडर से या इन्फॉर्मल से या बैंकिंग सिस्टम से इस समय के लिए लेते वो पहले भी वो ले चुके थे, और जो पुराना ऋण चुकाना था वो चुकाने की स्थिति में, तो वो कर्ज ऑलरेडी मल्टीप्लाई होते जा रहा था। तो वो एक चैलेंज थी। ड्रिंकिंग वाटर की ऑलरेडी एक चैलेंज बुंदेलखंड में आपने काफी बार देखा भी होगा कि जब भी ड्रॉट ईयर आते हैं तो यहाँ पे 3 साल में 1 या 2 बार तो ड्रॉट ईयर आते ही आते हैं। इस बार लकली शायद कि होपफुली अच्छी बारिश हो, हम प्रे भी कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत इफेक्टिवली खरीफ सीजन में हम कैसे सरकार भी और सीएसओ भी किस तरह से प्लान आउट करते हैं कि खरीफ में कैसे सिक्योर कर सके अपने फार्मर्स को, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि किस तरह के सिचुएशन आगे आती हैं। और मनरेगा के कारण काफी हेल्प मिली। जब मनरेगा सेकंड और थर्ड लॉकडाउन के बाद शुरू हुआ तो हमने भी काफी पुश किया कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कि मनरेगा के कार्य शुरू करें, क्योंकि वो एक जब रबी की सीजन की कटाई हुई थी तो वो 15-20 दिन का ही एक तरह का टेम्पोररी एम्प्लॉयमेंट मिल पाया था, मगर मनरेगा एक अभी जो जितने आए हैं बाहर से, तो एक अपॉर्चुनिटी वो मनरेगा दे पा रही है अभी में इनिशियली जब तक बारिश नहीं आती है कि वो कुछ काम करके और उसके बेसिस पे पेमेंट लेके अपना घर चला सकते हैं। मगर उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कहीं-कहीं वो ऐसा भी हो रहा है कि एक जॉब कार्ड होल्डर को 1 हफ्ते तक काम करने देते हैं, फिर टर्म वाइज दूसरे को करने देते हैं, फिर क्योंकि उतने वर्क्स भी ओपन नहीं हो पाए, क्योंकि उस तरह का वर्क डिमांड और जनरेशन का काम नहीं, तो हम उस पे भी काम कर रहे हैं कि किस तरह से जॉब कार्ड्स के लिए कैसे बनवाया जाए, वर्क डिमांड कैसे करवाया जाए। ग्राम पंचायत को भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने की प्रयास कर रहे हैं कि अब थोड़ा खुल गया है तो मूवमेंट करते हुए कि किस तरह से वर्क प्रपोजल्स किए जा सकते हैं, कितना ज़्यादा मूव किया जा सकता है मनरेगा के थ्रू एसेट बिल्डिंग और कैटेगरी बी टाइप के वर्क्स को। और खरीफ सीजन के लिए रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के लिए किस तरह से काम किया जा सकता है, कुछ लोग उसको नेचुरल फार्मिंग भी कहते हैं, तो उसको किस तरह से कि उनकी जो कॉस्ट है वो जो डिपेंडेंसी है केमिकल फर्टिलाइजर और बाकी फर्टिलाइजर्स पे वो कम हो और उनका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन थोड़ा नीचे आए, साथ में क्रॉप थोड़ा डाइवर्सिफाइड हो, ताकि अगर एक क्रॉप फेल होती है तो दूसरा क्रॉप उसको कवर कर सके। तो मोनोक्रॉपिंग से कैसे बचे, ताकि क्योंकि अभी जो हमको भी समझ में आ रहा है कि जो लोग वापस आए हैं वो कम से कम अगले 6, 7, 8 महीने तक तो वापस नहीं जाएंगे। तो उनके पास लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज गांव लेवल पे ही किस तरह से की जा सकती है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें ही वैल्यू चेन का थोड़ा काम किया जाए, कि उसका वैल्यू एडिशन करें, कि अगर दाल है तो उसको वापस प्रोसेस करके उसकी तुअर की दाल बनाई जाए। तो इस तरह से उनको ग्राउंड लेवल पे ही उनके स्किल के अनुसार मैपिंग करके उनको किस तरह से उस स्ट्रक्चर में, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्बेड कर सकते हैं ताकि वो वहीं रहें, क्योंकि बाहर जाने का स्कोप तो अभी उनके लिए भी काफी कम है, और ऑलरेडी केसेस भी इस तरफ भी गांव लेवल पे भी अब देखने को मिल रहे हैं। तो थोड़ा डर का माहौल भी है गांव लेवल पे भी, विलेजेस पे। जी दिलमोहन। जी शुक्रिया। तो मैं ये आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि जो खरीफ सीजन के लिए जो तैयारियां होती है उसमें खाद बीज खरीदने का जो पैसा होता है, इसमें भी एक तरीके का कमी आई है लोगों में, क्योंकि एक इनकम लॉस है। और इसको आप जोड़ रहे हैं कि जो नरेगा से काम करके एडिशनल इनकम लोग कर सकते हैं। तो आपको आज के दिन में ये जैसे छोटे किसानों के लिए, जैसे आप लोग जिस क्षेत्र में काम करते हैं, छोटे किसान या मान लीजिए जो दिहाड़ी मजदूर है जिनके पास बहुत कम जमीन है या जमीन नहीं है, तो इनके लिए अभी क्या एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि जो छोटे किसान हैं हम लोग सबको पता है कि वो ज्यादातर शायद इस तरीके का फूड क्रॉप को उगाने के लिए जाएंगे, लेकिन उसके पास एम्प्लॉयमेंट का
क्या ऑप्शन है, और नरेगा के लिए किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है वहां पे, क्योंकि नरेगा पे जैसे आप बोल रहे हैं कि काफी ज्यादा अभी प्रेशर पड़ने वाला है कि जो लोग वापस आएंगे वो शायद नहीं जाएंगे कुछ महीनों तक कम से कम। आपको क्या लगता है इस पे? जी, जो नरेगा वाला बात है, तो उसमें एमपी में जैसे सीएसओस को इनवाइट किया गया था सीएफटी के लिए, कस्टमर फैसिलिटेशन टीम के लिए, कि एनआरएलएम के जो एसएचजीस हैं उनको हम एम्बेड करके और उनके साथ ही उनका जो मनरेगा की इफेक्टिवनेस है, वर्क एफिशिएंसी, उसको कैसे बढ़ा सकें। तो उसमें सीएसओ बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं एमपी लेवल पे, कि एक स्टेट लेवल तक भी बात पहुंचाई जा रही है कि किस तरह के काम हम और एडिशनल प्रोविजनल किए जाने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को सपोर्ट करे उसके लिए। और उसके साथ ही ग्राउंड लेवल पे भी वर्क किया जा रहा है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ मिलकर कि क्या-क्या काम और कराए जा सकते हैं इस सिचुएशन को देखते हुए, जो हमारी लोकल इकोनॉमी है उसको सपोर्ट करे। साथ में अभी तो शॉर्ट टर्म में जो दिख रहा है वो मनरेगा ही एक सोर्स ऑफ इनकम दिख रहा है, कि जो उनको अभी तक उनको उससे लाइवलीहुड और थोड़ा जो वेजेस, डेली वेजेस हैं वो मिल पा रहे हैं। लॉन्ग टर्म में सोचना होगा कि किस तरीके के काम हम उस पे कर सकते हैं, कि जो वैल्यू एडिशन वाली बात है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे बात है, तो उनका स्किल मैपिंग करके और कि कौन किस तरह के स्किल सेट के साथ आया है, उसको एक मैपिंग करके। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ जगह इसको स्टार्ट कर भी चुके हैं कि कितने माइग्रेंट वर्कर बाहर से आए हैं विलेज लेवल पे, उसको वो मैप आउट कर रहे हैं, उनके स्किल सेट क्या हैं, उनके साथ किस तरह की ट्रेनिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो हम भी उसमें भागीदारी ले रहे हैं कि मैपिंग आउट उनको सपोर्ट करने में, क्योंकि काम इतना ज्यादा है कि हर एक को थोड़ा ना थोड़ा अपना सहायता देना पड़ेगा, तभी जाके ये सिचुएशन को कोप अप कर पाएंगे। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की भी अपनी एक सीमाएं होती हैं कि वो 24 घंटे तो लगे हुए हैं, मगर फिर भी जिस तरह की सिचुएशन है वो थोड़ा ज्यादा डिमांड कर रही है अभी में। तो सभी को, सीएसएस को, गवर्नमेंट को, अदर स्टेक होल्डर्स को, इंस्टीट्यूशंस को, सभी को मिलके इस चीज पे काम करना पड़ेगा कि हम क्या और कर सकते हैं, कि ताकि ये वाली सिचुएशन आगे भी अगर कभी फ्यूचर में आती है तो हम उसके लिए बेहतर प्रिपेयर हों। और इनिशियली अभी जो स्ट्रेटेजीज हैं क्या चॉक आउट कर सकते हैं, जैसे एमपी गवर्नमेंट में मिलेट मिशन की बात हो रही है, कोर्स ग्रेन, बाजरा, ज्वार और मक्का, बारले के ऊपर बात हो रही है कि किस तरह से उसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, ताकि जो क्रॉप की पोर्टफोलियो है और वाटर इंटेंसिटी वाली क्रॉप्स के ना हटके दूसरे क्रॉप्स जो ट्रेडिशनल हमारे यहाँ ऑलरेडी होते थे, जो हम हमारे क्लाइमेट में ऑलरेडी रेजिलिएंट भी हैं और आराम से ट्रेडिशनली किए जा सकते थे, वो किस तरह से प्रमोट करें। तो इस तरह से बात तो चल रही है उस चीज पे। जी आशीष, आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि अभी जो राशन वितरण व्यवस्था है, तो पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट हो चुका है, और काफी ये सर्वे में भी उठ के आया है कि कई लोगों को अलग अलग तरीके के राशन मिला है, पीडीएस से मिला है, तो कम से कम वो सरवाइव कर पाए। पीडीएस से भी राशन मिला है, कई दूसरे सोर्सेस से भी राशन मिला है। तो दो सवाल है आपसे। एक तो आप अपने क्षेत्र में क्या देखते हैं कि जो सरकार ने जो पहले स्टिमुलस पैकेज घोषणा की थी, जो 1.7 लाख करोड़ का, उसमें उन्होंने कहा था कि 3 महीना तक 5 केजी चावल और हम एक्स्ट्रा देंगे प्रति व्यक्ति, जो ऑलरेडी प्रोविजन है उसके ऊपर में। एक तो ये आपके यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है, ये हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि राशन वितरण व्यवस्था में हम तरह तरह का समस्याएं अलग अलग जगह पे देखते हैं, जिसमें टेक्निकल समस्याएं है, एडमिनिस्ट्रेटिव समस्याएं है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? दूसरा एक सवाल चैट में आया है, उसको मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कई लोगों का ये एक्सक्लूजन भी देखा जाता है कि कई लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है आज के दिन में, और उनके लिए उस तरीके का व्यवस्था भी नहीं है कि बिना राशन कार्ड का वो कैसे राशन, शायद सरकार का कुछ परिभाषा है कि कुछ एक्सेप्शन रजिस्टर में साइन करके ले सकते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन है। तो आप कैसे इसको देख रहे हैं, और इस तरीके का समस्याएं आपके यहाँ पे है क्या? जी, तो पीडीएस वाला सिस्टम काफी इफेक्टिवली हुआ है, काफी हद तक उन्होंने सरकार ने भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पहुंचाया है, लेकिन उसमें भी गैप्स रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है या पीडीएस का बीपीएल कार्ड ही नहीं है।
तो उस केसेस में सीएसओस ने भी अच्छा रोल प्ले किया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके वैसे परिवारों का चयन करना, जो हमारे कम्युनिटी लीडर्स हैं उनके साथ मिलके वैसे चिन्हित परिवारों जो लैंडलेस हैं, जिनके घर में बुजुर्ग की संख्या ज़्यादा है या वीमेन हेडेड फैमिलीज है, तो उनको आइडेंटिफाई करके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से सहायता सामग्री पहुँचाई जा सके, इसके लिए भी एक रोल प्ले किया है। साथ में जो लिस्ट आउट करके और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देना है कि ये लिस्ट है और ये सपोर्ट आप कर सकते हैं, तो वो लिंकेजेस भी एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है। क्योंकि बहुत बड़ा समय कम समय में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, तो लैप्सेस तो हैं कि सभी को उस तरह की सुविधाएँ नहीं मिल पाई हों। तो इस तरह की केसेस में फिर गैपिंग वाली चीज़ें में सीएसओस ने और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके इस चीज़ पे हमने काम भी किया है कि आइडेंटिफाई करके और उन फैमिलीज़ को रीच आउट कर सके कि किस तरह से उन तक ये सामग्री पहुँचाई जा सके। और क्योंकि पीडीएस में सिर्फ़ चावल और आटा है, मगर उसमें बाकी चीज़ें नहीं है, जैसे सैनिटरी नैपकिन्स है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़, हाइजीन इश्यूज़ की उसमें आपका सोप वाली चीज़ें नहीं है कि जो हैंड वॉश की हम बात कर रहे हैं, तो रूरल अर्बन एरिया में आपके हमारे पास तो मिल जाएगा, मगर रूरल एरिया में एक छोटा-सा किराना स्टोर होता है या 2 होते हैं, उसकी भी अपनी कैपेसिटी है कि वो कितना पैसा लगा के उसके पास अभी आएगा और उसका कैश फ्लो कैसा है। तो वो चीज़ों पे भी हमने एडिशनल काम किया है कि जो सरकार कर रही है, उसके एडिशन में क्या गैप्स रह गए हैं, तो उस पे काम किया जा सके कि वो फिलिंग भी हो, ताकि जैसे महिलाएँ हैं या एडोलेसेंट गर्ल हैं, तो उनको सैनिटरी नैपकिन्स भी पहुँचाई सके। ये हैंड वॉश की बात हम कह तो रहे हैं, मगर कितना उन तक पहुँच रहा है, तो वो भी हम सप्लाई सिस्टम में उन तक पहुँच सके, ताकि ये चीज़ें सिर्फ़ बातें ना रहें, वो भी उसको करें। जी आशीष, बहुत-बहुत शुक्रिया आपको। इसके बाद मैं सिद्धार्थ जी से बात करना चाहूँगा, जो अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन में काम करते हैं और मध्य प्रदेश में काम करते हैं। सिद्धार्थ जी नमस्ते। जी नमस्कार। नमस्ते। आपसे पहले तो वही जानना चाहेंगे कि आपका किस तरीके का अनुभव है ब्रॉडली, what are your broad experiences in dealing with the livelihood situation in the district where you work, और employment का क्या स्थिति है? So if you can just broadly describe what are the current challenges that you are seeing. तो अभी आशीष ने बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को अपने सामने रखा है, मैं उन चीज़ों को वापस नहीं दोहराना चाहूँगा। मोटे तौर पे आशीष ने जो है वो जो कृषि क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, वो छोटे किसान हैं, वो बड़े किसान हैं, उनकी जो अपनी दिक्कतें हैं उसको लेके उन्होंने लाइवलीहुड के इन इश्यूज़ को बहुत अच्छे से सामने रखा है। पर पिछले कुछ इन 50-60 दिनों में, 70 दिनों में लॉकडाउन पीरियड के दौर में एक अलग-अलग प्रकार के अनुभव आए जब इस तरीके के सर्वे के काम में हम लोग जुड़े, और बहुत ही तमाम अलग-अलग इलाकों के लोगों से बात की। इसमें मोटे तौर पे इस सर्वे में मध्य प्रदेश से जो अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथी थे, वो खरगोन, सागर, भोपाल, इंदौर, इस आसपास के इलाके के लोगों के साथ उन्होंने बहुत अलग-अलग वर्ग के लोगों के साथ बातचीत की। जो सर्वे में स्थितियाँ आप देख रहे हैं कि जो ज़्यादा प्रभावित लोग हैं वो दिहाड़ी मजदूर हैं। वो किसी भी राज्यों का आप स्थितियाँ देख लें, तो दिहाड़ी मजदूर उससे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तो ये एक मुझे समझ में आया कि लगभग ये 75-80 दिन का जो लॉकडाउन का पीरियड रहा है, इससे जो बहुत क्लियर कट स्थिति बनी है कि जो हमारे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, वो तमाम प्रकार के दिहाड़ी मजदूर से लेके छोटे काम करने वाले, छोटे उद्योग या छोटे कारखाने या काम करने वाले लोग, वो लोग हैं। उन्होंने लाखों लोगों ने अपना रोजगार खोया है और आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हुए हैं इन 2-2.5 महीने में। इस परिस्थिति का बिल्कुल आकलन किसी ने भी नहीं किया था कि ये दौर इतना लंबा होगा जिससे कि वो इससे निकल पाएँगे। पर वो समय बढ़ता गया और वो आर्थिक स्थितियाँ उनकी बहुत ही कमज़ोर होती गई। तो हम लोगों ने भी इस पूरे मामले में जब देखा, तो अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन ने भी इनिशिएटिव लिया, और आप जानते ही हैं कि पूरे देश भर में इस तरह के काम हर राज्यों में किए, वैसे मध्य प्रदेश में भी हम लोगों ने करने की कोशिश की। और विभिन्न जिलों में जो है वो शासकीय विभागों, खासतौर से शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर और नागरिक संगठनों के साथ मिलकर
हम लोगों ने लगभग 3.5 लाख लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिश की। जब ये सर्वे में चीज़ें आ रही हैं कि लोगों के पास राशन नहीं है, उनको खाने की दिक्कतें हैं, तो ये एक इमीडिएट नीड बनती थी कि किस किस तरह से इस समस्या का इमीडिएट सपोर्ट किया जा सके। तो करीब मध्य प्रदेश में 3.5 लाख लोगों तक ये मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिश की गई, तमाम अलग-अलग स्टेक होल्डर संस्थाओं के साथ में। और उसमें जो 30 लाख भोजन के पैकेट वो देने की कोशिश की, और राशन किट, जो अभी आशीष भी बात कर रहे थे कि राशन किट में जो तमाम प्रकार के सैनिटाइजर है, सोप है, हैंड वॉश है, और खाने का जो खाद्यान्न सामग्री है, कच्ची खाद्यान्न सामग्री, ताकि हफ्ता 10 दिन के लिए उनको एक सर्वाइवल मिल सके। वैसे ही एक स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सपोर्ट करने की ज़रूरत हमें महसूस हुई इस पूरे काम में। तो फाउंडेशन ने, जो आप जानते होंगे, लगभग मध्य प्रदेश में जो है 10,000 पीपी किट हेल्थ डिपार्टमेंट को सपोर्ट किया है, N95 मास्क देने की कोशिश की है। जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं इंदौर, भोपाल और सागर में, खासतौर से आरएन एक्सट्रैक्शन मशीन और किट्स, टेस्टिंग किट्स है, और 3 मशीनें, आरटी-पीसीआर मशीनें जो है वो भी हम लोगों ने दी। तो जो इमीडिएट सपोर्ट जो समझ आ सकता था, फाउंडेशन ने वो करने की कोशिश की। और ये जो क्राइसिस आया, जिसको महात्रासदी कहा जा सकता है, मैं भी पहले 50 साल के इस तरीके के जीवन में अभी ऐसे मौके कभी देखने को नहीं मिले। और निश्चित ही हर प्रकार का जो हर वर्ग का जो व्यक्ति है वो प्रभावित हुआ है इस पूरे काम से। तो जहाँ-जहाँ जो सपोर्ट संभव है, वो सिविल संगठनों ने, लोगों ने मिलके करने की कोशिश की है। देवमाल्या, कुछ और सवाल होते तो उस पे फिर बात करते हैं। जी, जब जैसे आप बोल रहे हैं कि, और ये सर्वे में भी आया है कि करीब 50 से 60% जो लोग हैं गाँव क्षेत्र में, उनका वो एम्प्लॉयमेंट लॉस हुआ है। तो अगर थोड़ा उदाहरण देके बताइएगा कि वो पहले क्या काम करते थे, या किस तरीके के एम्प्लॉयमेंट लॉस का बात कर रहे हैं, क्यों उनका नौकरी चला गया, किस कारण से, और क्या कोई तैयारी है कि उनको अपना नौकरी वापस मिले, या जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं उनको वापस मिले, किस तरीके की तैयारी आपको दिखती है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि एक डर का माहौल है। जैसे आशीष ने भी इस बात को उल्लेखित किया था कि अगले 5, 7, 8 महीने में पता नहीं वो जो जहाँ काम करते थे वो वापस उस जगह पे जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो जो असंगठित क्षेत्र में ये लोग जो है वो माली का काम कर रहे हैं, वो खेतिहर मजदूर है, वो इस तरीके के काम में ज़्यादा है, वो ऑटोमोबाइल फील्ड में अपने कुछ छोटा मोटा रिपेयरिंग का काम करते हैं, ठेला चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, इस तरीके के काम में थे वो। अब चूंकि उनका पूरा एक रोलिंग जो है फंड का, आर्थिक जो उनको पैसा मिलता था, वो रोलिंग पूरा खत्म हो गया है। तो उनको समझ लीजिए नए सिरे से एक नया रोजगार उनको शुरू करना है। ये इस तरीके की दिक्कतें उनके सामने है। और आपसे एक आखिरी सवाल ये है, जो मैंने आशीष से भी पूछा, कि ये जो स्टिमुलस पैकेज या इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज जो 2 अलग-अलग अनाउंस किए गए, अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का ही बात करें, उसमें काफी सारे ऐलान किए गए, तो इसमें आपको क्या लगता है, आपका व्हाट इज द ब्रॉड इंप्रेशन दैट यू हैव, कि वो कैसा वो लोगों के पास पहुंच रहा है? क्योंकि पीएम किसान का और इसका डेटा देख रहा हूं, तो ये अक्रॉस स्टेट्स बोल रहे हैं कि 16%, 13% इस तरीके का लोगों को पहुंचा है। पेंशन का यहाँ पे नहीं है, पर आपको क्या लगता है कि ब्रॉडली के क्या लोगों को मिल रहा है, किस तरीके की समस्या है? नहीं, जो हम लोगों ने भी मध्य प्रदेश में तमाम लोगों के साथ बातचीत की और जो अनुभव किया, तो जैसे कि आंकड़ों में भी आ रहा है, सर्वे में भी आ रहा है, आप देख रहे हैं, तो बहुत कम लोगों को वो लाभ मिल पाया। तो एक तो सरकार की भी वैसी तैयारी नहीं थी कि किस तरीके से ये जो जनधन अकाउंट है और जो पैसा जाना है, और वो टाइमली उतना लोगों तक पहुंच पाए। दूसरा, जो उनके आधार कार्ड है, उसकी जो मैपिंग है, उनकी लिंक है, वो उसके साथ लिंक है। तमाम इस तरीके की छोटी-छोटी दिक्कतें जो हैं, वो ये जनधन अकाउंट में, और जो ये कैश ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया थी, उसमें ये दिक्कतें आई। और इसके, क्योंकि पहले इस तरीके के बहुत प्रयास, बहुत काम नहीं हुए थे, तो ये सिस्टम भी जो है वो उस तरीके से काम नहीं कर पाया। मंशा सरकार की अच्छी होगी, ज़्यादा तक लोगों तक लाभ पहुँचाना चाहती होंगी, पर ये जो ट्रांसफ़र सिस्टम है,
उसमें टेक्निकली वो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं और लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। अल्टीमेट देखना तो ये होता है कि लोगों तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, प्रक्रियाएं क्या है, दिक्कतें क्या है, वो अलग बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी। अभी हम आगे भी अभी नवीन काम करते हैं AKRSPI आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया के साथ। वो मध्य प्रदेश और बिहार ये दोनों जगह काम करते हैं। तो नवीन जी, आपसे पहले तो मेरा वही सवाल है कि एक तो आप इस स्थिति को किस तरीके से देख रहे हैं और आपके क्षेत्र में आप किस तरीके का समस्या है और किस तरीके का सरकारी तैयारी या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का भी किस तरीके का रिस्पॉन्स आप देख पा रहे हैं? जी, सभी को नमस्ते। जैसा कि आपने बताया कि हम लोग मध्य प्रदेश और बिहार में काम कर रहे हैं और ये जो सर्वे बता रहा है और इससे पहले जो वक्ताओं ने बताया, मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश की हालत लगभग वैसी ही है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। एक दो चीज़ जो मध्य प्रदेश में हुआ है, इसके पहले भी ये बात आई है कि जो रबी क्रॉप आया था उसमें MSP पे खरीदी का न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर जो खरीदी का काम है वो काफी देरी से इस बार शुरू हुआ है। इस वजह से खासकर हमारे जो आदिवासी किसान हैं उनका गेहूं 1925 रुपए के बजाय 1100 से लेकर 1200 रुपए तक में लोकल ट्रेडर्स ने खरीदा। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि लगभग 50% से लेकर 75% के बीच में खरीदी की गई, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे अगर हम कंपेयर करें तो ये एक बहुत बड़ी समस्या मध्य प्रदेश में रही। लेकिन हालांकि ये रेट अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और लगभग MSP के बराबर मार्केट में आ गया है। लेकिन इस दौरान जो बहुत छोटे किसान थे वो अपना माल सब बेच चुके हैं। तो इस तरीके से जो वल्नरेबल फार्मर्स हैं उनको शायद इस साल MSP का इतना बड़ा फायदा मध्य प्रदेश में नहीं हो पाया। और जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में रबी क्रॉप गेहूं ही एक मात्र एक क्रॉप है जो बहुत बड़ी मात्रा में पैदा किया जाता है। मैं अब बिहार के ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक बंधु भाई और बहन शहरों से बिहार में वापस आए और ये आने का काम लगातार जारी है। और ये सर्वे हुआ है उसके बाद भी बहुत ज्यादा मात्रा में श्रमिकों का आना जारी है बिहार के अंदर। एक छोटा सा वाकया मैं आपके सामने रखूंगा कि जिन गांवों में हम काम करते हैं उनमें से एक गांव है पेठिया करके। वहाँ के एक दिनेश कुमार जी है, उनके साथ हमारी चर्चा हुई। तो वो दिल्ली फरीदाबाद हाईवे के ऊपर एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में काम कर रहे थे जब ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ उसके पहले। और काफी सालों से वो इस ऑटो पार्ट्स की दुकान में जो है काम कर रहे थे और ये ऑटो पार्ट्स का दुकान हाईवे के ऊपर है, तो काफी अच्छा वो दुकान चलता है। और लगभग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 15,000 रुपए प्रति महीना तक उनका सैलरी था। क्योंकि ये लॉकडाउन हुआ और काम धंधा पूरा बंद हो गया, तो जो है उनको और कोई ऑप्शन नहीं बचा, उनको बिहार वापस आना पड़ा। किसी तरीके से एक ट्रक वाले के साथ बातचीत करके ट्रक दरभंगा की तरफ आ रहा था तो वो उसके साथ आ गए। लेकिन आने के बाद उन्होंने 1 महीने 1.5 महीने बैठने के बाद सोचा कि अब क्या करेंगे। तो पहली चीज तो ये हुई कि उनका 3 महीने का तनख्वाह पहले से ही पेंडिंग था। तो लगभग 45,000 रुपीज 45,000 रुपए उनका जो दुकान का मालिक था उसके पास पेंडिंग है। और जब वो वापस आ रहे थे तो मात्र 4,000 रुपए देकर उनको जो है वहां से भेज दिया, जो कि घर आते आते पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब आने के बाद उन्होंने सोचा कि अब क्या करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं सब्जी का दुकान में लगाऊं, क्योंकि वो पहले ये काम कर चुके थे अपने बचपन में 10-15 साल की उम्र में अपने पिताजी के साथ। तो उन्होंने सोचा कि फिर से ये काम शायद मैं चालू कर सकता हूँ। तो उन्होंने एक छोटी सी दुकान शुरुआत करने की कोशिश करी 15-20 दिन पहले। लेकिन जब वो गए पहले दिन, तो पहले से जो वहाँ दुकानदार हैं उन्होंने काफी विरोध करके उनको भगा दिया वहां से, क्योंकि एक छोटे मार्केट में इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है कि बहुत सारे लोग आके वहां पर फिर से अपनी दुकान स्टार्ट करें। तो ये बात हो रही है कि जो लोग वापस आए तो लोकल रोजगार हम दे पाएंगे उनकी स्किल के हिसाब से। शायद ये बहुत बड़ा टास्क है कि सारे लोगों के लिए लोकल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट ढूंढना बहुत मुश्किल है।
और ऐसे लोग जो 10 साल से बाहर काम कर रहे थे, हम पा रहे हैं कि वो शायद नरेगा में काम करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो उन लोगों ने काम किया ही नहीं है, ना उनके पास जॉब कार्ड है, ना वो इस तरीके के काम के लिए ना उन्होंने पहले किया है, ना वो शायद करना भी नहीं चाहेंगे। तो ये जो स्किल टाइप के वर्कर है, सेमी स्किल्ड वर्कर है या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, जिन्होंने नरेगा में पहले काम नहीं किया है, जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है, उनको काफी मुश्किलों का सामना इस दौरान करना पड़ेगा। और ऐसे लोग जिनका मैं स्टोरी कहानी बता रहा था, दिनेश कुमार जी, वो डेफिनेटली जाना चाह रहे हैं, लेकिन ये डर का माहौल है, इसमें शायद आने वाले 1 साल तक वो वापस जाना ना चाहे, तो ये चलता रहेगा। दूसरा, बिहार में एक चीज और हुआ है कि जहां हम काम करते हैं, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इन क्षेत्रों में सब्जियां बड़े मात्रा पे उगाई जाती है और अधिकतर किसानों के पास 0.25 से लेकर 0.5 एकड़, मतलब 1 एकड़ से कम वाले ही अधिकतर किसान वहां पर हैं और जमीन वहां अच्छी है, पानी की व्यवस्था है, इसलिए अधिकतर किसान सब्जियां, फूल, इस तरीके की कैश क्रॉप्स लेना पसंद करते हैं। खाने के लिए जो घर में काम चल जाए, बाकी वो कैश क्रॉप्स लगाने में मतलब उस तरीके की खेती करते हैं। तो जैसे फूल उगाने वाले किसान, उनका ये पूरा सीजन जो है, उनको 1 भी रुपए का कोई आमदनी नहीं हो पाया, क्योंकि इस बार हमने देखा है कि कोई शादियां, कोई इवेंट इस सीजन में नहीं हुए। तो वो फूल के किसान, फ्लावर उगाने वाले किसान, पूरी तरीके से उनका जितना भी लागत थी उसमें से कुछ निकल नहीं पाया। सब्जियां हम बिहार में देख रहे हैं कि आज भी सब्जियां, आज मैंने रेट लिया है बिहार के मार्केट से, किसानों से, और 200 रुपए, 2 से लेकर 3 रुपए तक टमाटर बिक रहा है किसानों के लिए, और भिंडी 5 रुपए किलो बिक रहा है। तो अगर इतने कम रेट पर अगर सब्जी के किसानों को सब्जियां बेचनी पड़ेगी, तो लागत मूल्य किसी तरीके से इसमें बिल्कुल नहीं निकल पा रहा है, तो ये एक बड़ी समस्या है। और जैसा कि हम बिहार के संदर्भ में जानते हैं कि रिमिटेंस इनकम, जो बाहर से जो लोग भेजते हैं शहरों से, वो काफी बड़ा एक भाग है बिहार के लिए, और अगर वो भाग पूरा निकल जाता है, जिसका उपयोग करके गांव में बीज खरीदे जाते हैं, फर्टिलाइजर खरीदे जाते हैं या घर का काम चलता है, अगर वो इनकम चला गया और श्रमिक वापस गांव में आ गया, 1200 से लेकर 1500 श्रमिक हर पंचायत में आए हैं, तो घर का खर्चा बढ़ गया और रिमिटेंस इनकम कम हो गया। और अभी आने वाला सीजन है खरीफ, जिसके लिए सीड, फर्टिलाइजर चाहिए। तो ये बहुत बड़ी चीज हम ग्राउंड के ऊपर देख रहे हैं कि अगर ये इनकम सोर्स चला गया, खर्चा बढ़ गया, और तो कहाँ से ये सीड का व्यवस्था होगा। और बिहार के संदर्भ में जैसे हम जानते हैं कि पैक्स वगैरह जो है, उनका हालत भी इतना अच्छा नहीं है जितना कि अन्य राज्यों में है। तो एक ये बड़ी समस्या छोटे किसानों के लिए जरूर होगी कि वो खाद बीज की व्यवस्था कैसे करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी समस्या निकल के आ रही है। एक तरीके का और किसान बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है, वो है मुर्गी पालने वाले किसान, खासकर जो 100-200 मुर्गी, 300 मुर्गी तक रखते हैं। और लॉकडाउन चालू होने के पहले से ही ये रूमर्स शायद मार्केट में थे कि चिकन खाने से या कोरोना होता है। तो उसी वक्त से चिकन के रेट्स बहुत क्रैश हो चुके थे, 5 रुपए 10 रुपए किलो पे आ चुके थे। और जब लॉकडाउन हुआ फिर तो ये मार्केट पूरी तरीके से वाइप आउट हो गया। तो जो किसान मुर्गी पालने वाले हैं, छोटे किसान खासकर, उनके लिए ये मार्केट अभी तक वापस स्टेब्लिश नहीं हो पाया है। डिमांड थोड़ी वापस आई है, लेकिन मेरे ख्याल से उस लेवल पर आने में अभी बहुत समय लगेगा। तो मुर्गी का किसान बहुत परेशान है और इनका इनकम वापस स्टेब्लिश होने में काफी समय होने का संभावना है। और कोई प्रश्न है तो हम डिस्कस जी, क्योंकि आप बिहार में काम करते हैं और हम लोग सबको पता है कि बिहार में एक बहुत बड़ा माइग्रेंट कम्युनिटी है जो बेसिकली देश में अलग अलग जगह पे, क्षेत्र में काम करने के लिए चले जाते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? एक चैट बॉक्स में भी एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि एक तो ये जो वापस आएंगे, तो आप बोल रहे हैं कि ये वापस नहीं जाएंगे या इस तरीके का इनका प्लान, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ का एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन क्या इनके पास और अवेलेबल है कि इतने बड़े स्तर में लोग जब वापस आएंगे
इतने बड़े स्केल में लोग वापस आएंगे और वापस जाने का नहीं सोचेंगे, तो क्या करना चाहिए सरकार को? एक ऑप्शन मनरेगा है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि मनरेगा में सब लोग शायद काम ना करें और काफी लोग स्किल्ड काम करने के लिए वो यूज टू है, इसीलिए वो शायद मनरेगा में ना काम करें क्योंकि उसमें ज्यादातर अनस्किल्ड काम होते हैं। तो क्या आप किस तरीके का फोर्सी कर रहे हैं सिचुएशन को अगला 6 महीना में? और दूसरा सवाल ये है, अगर संक्षिप्त में आप बता सके कि ये पूरा सिस्टम स्प्रिंग बैक करने में कितना समय लगेगा? ये जो इनपुट का सिस्टम है, मार्केट लिंकेज का जो सिस्टम है, जो सप्लाई चेन ब्रेक हुआ है, तो ये कितना समय लगेगा, आपको क्या लगता है? तो जैसा आपने एकदम सही कहा कि बिहार के केस में ये जो श्रमिक वापस आए हैं, ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और जिस संख्या में श्रमिक आए हैं, उनको सभी को लोकल लेवल पर रोजगार देना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा सरकार के लिए भी और जो अन्य संस्थाएं वहां काम कर रही है उनके लिए भी, क्योंकि अन्य राज्यों की तरह मनरेगा का स्कोप वहां पर उस तरीके से नहीं है कि आप वाटरशेड्स कर ले, या इस तरीके का वहां पर नहीं है। तो जो लोकल वहां पे जो किसान है वो शायद नरेगा, जल जीवन हरियाली मिशन जो सरकार ने शुरुआत कर दिया है उसमें काम करेंगे, और उनको शायद काम चालू भी हो गया है। काफी पंचायतों में हम देख रहे हैं कि लार्ज नंबर्स में लोग काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये जो एक वर्ग है जो सेमी स्किल टाइप से है, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी बातचीत में ये साफ निकल के आ रहा है कि वो शायद मनरेगा टाइप की गतिविधियों में भाग ना ले और ना उनके पास जॉब कार्ड्स बने हुए हैं, क्योंकि वो बहुत सालों से बाहर काम कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार ने जरूर स्किल मैपिंग स्टार्ट किया है और अलग अलग सेक्टर्स की स्किल्स के अनुरूप सरकार जो है प्लान कर रही है कि सभी का मैपिंग किया जाएगा। पर प्रश्न मैपिंग होने के बाद शुरुआत होगी कि मैपिंग होने के बाद क्या होगा, क्योंकि बिहार जैसा हम जानते हैं उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल काफी नीचे है अन्य राज्यों की तुलना में। तो लोकल कोई वहाँ फैक्ट्रीज या इस तरीके का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जहां पर ये स्किल मैप करके शायद हम लोगों को वहां भेज सकें, या लोकल गाँव में या लोकल छोटे कस्बों में शायद इतना आवश्यकता नहीं है कि आप कितना दुकान लगाएंगे, मोबाइल रिपेयरिंग या इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर। एक लिमिट के बाद शायद जो है उतना नहीं कर पाएंगे। तो शायद अभी लोगों के बीच में पैनिक है और वापस जाने में टाइम लगेगा, लेकिन हम देखेंगे कि 1 साल के अंदर अंदर वापस जो ये सेमी स्किल्ड लोग हैं वो वापस जाना चाहेंगे, क्योंकि 10,000 से लेकर 15,000 रुपए कमाने का अपॉर्चुनिटी बिहार के लोकल क्षेत्र में बहुत बहुत कम है। जो हम लोगों से बात करके पता कर पा रहे हैं कि शायद लोग अब छठ के बाद जाएंगे, तो दिवाली के बाद छठ आएगा और छठ के बाद ही अब वापस शहरों की तरफ लोग रुख करेंगे। तब तक लोग शायद गांव में ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी। तो आपका ये कहना है कि ये जब तक वो वापस जाएंगे शायद वो वापस जाना पड़ेगा, एक मजबूरी होगा कि वापस जाना पड़ेगा, और उसमें भी शायद अभी इस छठ के बाद जाएंगे और वहां तक भी उनको शायद काफी ज्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़े। एम्प्लॉयमेंट का समस्या है, लोकल लेवल पे कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, नरेगा ही एकमात्र ऑप्शन है लेकिन उसमें अनस्किल काम ज्यादा है। तो ये समस्या है अभी, इसके साथ शायद बिहार को जूझना पड़ेगा कुछ महीने और सरकार को कुछ लेके आना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। बिहार से झारखंड की तरफ चलेंगे। झारखंड से एनसी सुतार हमारे साथ है, जो प्रदान संस्था में काम करते हैं। जानते हैं कि प्रदान कई राज्यों में काम करते हैं, मूल रूप से फार्म एंड अलाइड सेक्टर में काफी ज्यादा इनका प्रेजेंस है और ये काफी ज्यादा लोगों के साथ पूरे देश में काम करते हैं। तो सुतार, आपसे मेरा एक पॉइंटेड सवाल होगा। एक तो आपका अनुभव जानना चाहेंगे ओवरऑल, लेकिन साथ साथ में जैसे झारखंड से काफी ज्यादा पिछले 2-3-4 साल में भूख से मौत की खबरें आती रही है कि भूख से मौत हो गई, आधार बेस्ड एक्सक्लूजन है,
इसलिए उनका आधार नहीं है, इसलिए राशन कार्ड नहीं बन पाया, और काफी समय बाद, और ये सरकार जो पुरानी सरकार थी इनके साथ एक हमेशा से ही एक चलते रहा है कि वो कह रहे कि ये भूख से मौत नहीं है, लेकिन जो वहाँ के सामाजिक संगठन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भूख से मौत है। इस तरीके का एक सिचुएशन, उसमें ये लॉकडाउन आ गया है, और इसमें जिस तरीके के नुकसान आप वहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि आप सारे पूरे देश में, तो इसका क्या इफेक्ट आपको दिख रहा है? क्योंकि ऑलरेडी अगर हम बात करें तो झारखंड में खाद्य सुरक्षा की स्थिति के ऊपर हमेशा से ही सवाल उठते रहे, ये आप कैसे देख रहे हैं? सबको झारखंडी जोहार। बेसिकली जैसे कि देवमल्ले ने काफ़ी अच्छा ढंग से ब्रीफ किए प्रधान के बारे में। तो प्रधान तो इंडिया में 7 स्टेट में काम कर रहे हैं, और हमारे ये झारखंड में हम लोग 10 डिस्ट्रिक्ट में लगभग 40 ब्लॉक्स में काम कर रहे हैं सिंस लास्ट 30 और सो ईयर्स। और ये जो महामारी, जैसे बाकी आप लोग भी बोल रहे हैं कि ये बहुत ही नया चीज़ है, ऐसा कभी बहुत पहले ही हुआ था। और ये जो हमारा झारखंड का जो बैकबोन है उसको तोड़ दिया है। और आप लोग को सबको पता है कि झारखंड का जो हमारा करीब 70% लोग जो है वो हमारा वेज अर्नर है या फिर सीजनल माइग्रेंट है। और सीजनल माइग्रेंट का यही एक्चुअल समय है घर वापसी का, और इस टाइम वो लोग घर वापसी करते हैं और साथ में कुछ पैसा लेके आते हैं और हम लोग खरीफ में उसको इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इस बार का जो घर वापसी काफ़ी महंगा पड़ा है। एक तो स्ट्रेसफुली वो लोग आए हैं, जितना भी पैसा था वो खर्चा हो गया है, और ऊपर से घर में जब आके पहुँचे हैं तो एक फैमिली के ऊपर एक बर्डन आया है। बर्डन आया इन द सेंस कि जितना नंबर ऑफ परिवार जैसे देवमल्ले बता रहे थे कि रेशन के ऊपर डिपेंडेंट थे और उसका संख्या बढ़ा है, और उनको एक फूड इनसिक्योरिटी आया है। और इस सीजन में बेसिकली क्या हुआ है कि हम लोग का जो सेल होता है रबी क्रॉप्स का सेल होता है, वो हम लोग का नहीं हो पाया है। आप ऐसा करोगे, जब हम दीदी के साथ में इंटरेक्ट कर रहे थे, टेलीफोनिक सर्वे कर रहे थे, ऐसा तो आ रहा था कि देखिए ना दादा, हमारा खेत में तो ऐसे ही तरबूज वाटरमेलन पड़ा हुआ है, हम लोग कैसे करेंगे। ये तो जो थोड़ा सा सक्षम किसान है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि एक किसान अगर 20,000 का उम्मीद करता था वाटरमेलन से, अगर एक गाँव में 100 एक एरिया में 100 किसान है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि 20 लाख तक भी उसका नुकसानी हो रहा है। वो भी वो 2 रुपया का दर में भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। और अभी का सीजन में जस्ट इस सप्ताह के आसपास में 2.5 रुपया 3 रुपये बिक्री हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे एरिया का जो लोगों का इकोनॉमी को काफ़ी ठेस पहुँचा है। और थोड़ा बात करें कि जो लाइफ स्टॉक बेस्ड हम लोग यहाँ पे बैकयार्ड पोल्ट्री, गोट रियरिंग, ब्रॉयलर पालन वो सब होता है, और उसका जो बिजनेस है वो काफ़ी हद तक गिर गया है। और अगर बैकयार्ड पोल्ट्री या देसी मैंने बकरी के बारे में बात करेंगे तो भी बेच नहीं पा रहे हैं। तो जो लिक्विड कैश, इमीडिएट कैश होना चाहिए था परिवार में, वो नहीं हो पा रहा है। सर्वे में तो क्लियर कट आया है कि लोगों के पास में 7 डेज का भी राशन खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो हम लोग, हमारे साथ में भी ऐसा बात हो रहा था जब सर्वे कर रहे थे ना, कि भैया जो मुस्लिम कम्युनिटी है हमारे साथ में, हम लोग रोज़ा तोड़ते थे, थोड़ा सा रमज़ान के टाइम अच्छे से कुछ इफ्तार करते थे, खाना खाते थे। लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हम जैसे तैसे करके कुछ भी खा के मतलब चला लेते हैं। और राशन के बारे में बात करेंगे कि वो सही है। झारखंड में तो आप जानते हैं कि भूखमरी का जो इतिहास रहा है, और ये और उसको और वर्सन किया है स्थिति को। परिवार के साथ बात होता है ना, परिवार लोग बोलता है कि दादा जितना भी राशन मिलता है उसमें तो हमारा क्या होगा, हो ही नहीं रहे परिवार के लिए। 4 किलो की जगह हम 2 किलो राशन, 2 किलो चावल पका रहे हैं। तो काफ़ी ये बात करने के टाइम पे हमारा जो एन्यूमरेटर्स है उनको काफ़ी दुख लग रहा था कि लोग बोल रहे हैं कि हमारे घर में ना आधा खाना पक रहा है दादा, हम कैसे करके चलाएंगे परिवार को। तो ये काफ़ी हटनिंग है, सुनने के लिए बहुत दुखदायक घटना है। और दूसरा बात करें कि जैसे ये पैंडेमिक शुरू हुआ है और हमारा फील्ड टीम जो ब्लॉक्स में है वो इमीडिएट उसको देख पाए, और ये जो दिल्ली ओएस अर्नर है जो कि गांव से शहर तरफ आते हैं दिल्ली कमाने के लिए, तो उनको मैप करके इमीडिएटली जो हमारा कम्युनिटी बेस्ड फेडरेशन है, कलेक्टिव से, वो लोग अपना फंड से उनको राशन किट बांटने के लिए शुरू कर दिया था। उसका कई दिन बाद हमारा झारखंड सरकार ने शुरू की है, बट उससे पहले कम्युनिटी का कॉर्पस से निकाल के दिया गया था। इवन इफ हमारा जो कार्यकर्ता है आसपास से क्राउड फंडिंग किए थे और उसमें राशन देना शुरू किए थे। और पंचायत का भूमिका थोड़ा सा अच्छा रहा झारखंड में, पंचायत का पार्टिसिपेशन इसमें अच्छा रहा, और प्रधान का जो टीम, फील्ड टीम है
और PRA के साथ में मिल के जो पंचायत में जो फंड अवेलेबल है उससे भी हम लोग काफ़ी मदद किए थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिल के। तो ये चीज़ को हम लोग किए थे। और ये इसी टाइम जो हमारा APPI से कुछ फंडिंग मिला था, तो हम लोग करीब 37 ब्लॉक्स में हम लोग उसको क्या किए थे कि उसका राशन किट बना के और काफ़ी सारा अवेयरनेस कैंपेनिंग वगैरह किए थे। तो उसमें कुछ हद तक लोगों का इसके बारे में इससे कुछ राहत मिला था। और दूसरा बात करेंगे कि अगर हम बात करते हैं कि जैसे आप बोले थे कि एग्रीकल्चर का जो इन्वेस्टमेंट है, अभी क्या कर रहे हैं कि अभी तो हमारा किसान के पास कैश नहीं है, तो और इस एरिया में जो भी स्मॉल फार्मर्स है 10 डिसमिल से लेके हम लोग का 20-25 डिसमिल तक ही सब्जी खेती करते हैं। और ये प्लानिंग के जून महीना है, क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं है तो वो प्लानिंग ठीक से नहीं हो पा रहा है। और कुछ भी हो रहा है तो जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स है उसको भी हम लोग अवेल नहीं करा पा रहे हैं। ये काफ़ी एक दिक्कत का सामना हम लोग को करना पड़ रहा है। अच्छा क्वालिटी का खाद बीज मिलना, ये सब एक इशू हो रहा है। और दूसरा बात करें कि जैसे कि बात करने के टाइम पे ये भी कभी-कभी आ रहा था जब हम इंटरव्यू ले रहे थे कि दादा आप भी कुछ करा दीजिए ना। मतलब करा दीजिए का मतलब वो बोल रहे थे कि जो माइग्रेंट फँसा हुआ था, मेरा बेटा वहाँ पे फँसा हुआ है, कुछ उपाय करके आप उसको वापस कर लीजिए। हम वो बात करने का स्थिति में नहीं हैं। तो ये जो एक होता है ना कि झारखंड का परिवार का आधा लोग मान लीजिए बाहर में है, तो उसको कैसे हम हैंडल करेंगे? ये इश्यू काफ़ी हद तक लोगों का मन में था। और जब माइग्रेंट लोग वापस आए हैं, जैसे कि कोई बता रहे थे कि किसी का बहुत दिन से ही गाँव में नहीं था, वो हमारा जो कोडरमा एरिया बेसिकली जहाँ पर कि अभी तक 1 लाख पर डिस्ट्रिक्ट लोग वापस आए हैं। तो उनको किस प्रकार का हम एंगेज कराएँगे अगला 7-8 महीने के लिए, वो एक बड़ा चैलेंज हमारे पास आ रहा है। तो ये इसको हमको देखना पड़ेगा कि उनका हाथ में, हर आदमी के हाथ में किस प्रकार का हम काम दिला पाएँ, उसको हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं। और PDS के बारे में बात करते हैं कि जितना PDS मिल रहा है, तो अभी तक तो जून महीना का तक तो ठीक है, लोग सरकार बोले हैं कि जून महीना तक उसको दिया जाएगा। लेकिन एक्चुअली जो स्टेपल फूड का कमी होता है वो हमारा जून, जुलाई, अगस्त तक चलता है, लीन सीजन, जिस टाइम पे हमारा धान का क्रॉप खेत में रहता है। तो उसी टाइम पता नहीं इस बार और लोग कर्जा में पड़ जाएगा। वो उसी टाइम बेसिकली ग्रुप से पैसा लोन लेता है और ये वादा करता है कि मेरा जब क्रॉप आ जाएगा तो हम पैसा वापस करेंगे। तो ये सिचुएशन और खराब हो जाएगा जब हम लोग का एक्चुअल फूड स्कार्सिटी वाला जो सीजन है जुलाई अगस्त, उसमें हम लोग घुसेंगे। एक अच्छा पहल इस बार हुआ है कि झारखंड का जो आप बार-बार मनरेगा के बारे में फोकस कराने के लिए बोल रहे हैं, तो इस बार झारखंड में जो बिरसा हरित ग्राम योजना जो अभी शुरू हुआ है, ये काफ़ी इफेक्टिवली रोल आउट हो रहा है। और इसमें मैंगो प्लांटेशन हम लोग का ज़्यादातर फोकस किया जा रहा है। बाकी तो है ही ऑर्चर्ड डेवलपमेंट, बट मैंगो प्लांटेशन एक है कि अपना एसेट बन जा रहा है। तो ये होपफुली हम लोग को एक तो कम्युनिटी को पैसा मिलता है, रोजगार मिलता है, और अपना जो एसेट मिलता है वो कैसे करके फ्यूचर को वो देख पा रहा है कि मेरा 4 साल के बाद में अगर इस टाइप का कुछ महामारी आएगा तो मैं कैसे कोप अप कर पाऊंगा। और एक हम लोग का कोशिश अभी रहा है कि हम लोग का प्लानिंग कर रहे हैं, जो एक होता है ना बिल्डिंग लोकल इकोनॉमी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोलिए, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर बोलिए, उसको हम लोग देखते हुए अपना बैकयार्ड फार्मिंग जो है, बैकयार्ड फार्मिंग को हम लोग स्ट्रेंथन करेंगे ताकि एक परिवार को बोलेंगे ना आत्मनिर्भर बन पाए। तो अपना जो भी फूड है या न्यूट्रिशन चीज है वो अपना बागान से या अपना बैकयार्ड से ले पाए, जो कि हम लोग लाइफ स्टॉक भी उसके साथ जोड़ पा रहे हैं। तो ये हम लोग फोकस कर रहे हैं। और ये किसान अभी एक चीज रियलाइज कर रहा है कि अगर हम स्टेपल फूड का प्रोडक्शन में ज्यादा ध्यान देंगे तो हम लोग हो सकता है कि ये दूसरे के ऊपर और डिपेंड करना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए जो एकरेज है पैडी या मिलेट या फिर कोई पल्सेस का जैसे अरहर और उड़द है, ब्लैकग्राम है, तो उसको वो बढ़ा रहा है। तो ये एक अच्छा चीज आ रहा है अभी कम्युनिटी से, यही है। और स्थिति अगर बात करेंगे कि गांव का स्थिति जो माइग्रेंट को लेके डील किया जा रहा है, एक इशू है, क्योंकि आप बोलेंगे ना झारखंड में अभी तक ऑफिशियली बोला जाएगा तो 6,80,000 6,80,000 लोग अभी तक ऑफिशियली रिपोर्टेड है कि आए हैं। तो उनको किस प्रकार का हम लोग प्रॉपर SOP के साथ में क्वारंटाइन किया जाएगा, वो एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है। अभी प्रॉपर इतना क्वारंटाइन सेंटर नहीं है ताकि सबको अकोमोडेट किया जा पाए। उसके चलते होम क्वारंटाइन का बोला जा रहा है, बट होम क्वारंटाइन को कितना प्रॉपरली लोग उसको पालन करेगा अपना घर में रह के, वो भी एक देखने का बात है। तो ये सब चीज हमारा एक इशू आ रहा है, आप देख पाओगे। और कुछ अगर स्पेसिफिक सवाल है तो आप पूछ सकते हैं हमको। जी,
जो आपने आइसोलेशन सेंटर या क्वारंटीन का बात किया है, Yeah. तो ये आपको क्या लगता है, जिस तरीके का गाइडलाइंस आज के दिन में है आइसोलेशन का या सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म का, या अगर आप नरेगा का ही बात करें जिसमें हम देखते हैं कि जिस तरीके का काम होता है कि कुदाल चलाते हैं एक लोग, एक जन माथे में ढोते हैं, इस तरीके का लोग देखते हैं। एक तो ये किस तरीके का सोशल डिस्टेंसिंग आज के दिन में संभव है इस तरीके का काम करने में, और जनरली भी आइसोलेशन सेंटर या इस तरीके का बोल रहे हैं, जैसे हालत में लोग है वहां पे जिन मकानों में रहते हैं, किस तरीके का आपको दिख रहा है कि ये सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग जो आज के दिन में कहा जा रहा है, ये कितना संभव है और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से प्रोएक्टिव है? तो दो तरीका बात आपने पूछे हैं। पहला है कि मनरेगा का वर्कसाइट में जो हमला सोशल डिस्टेंसिंग या जो हम लोग का मास्क का प्रयोग, ये काफ़ी हद तक हो रहा है। इसमें सरकार का अच्छा प्रोत्साहन है और हमारा जो फील्ड टीम से वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और प्रधान जो है मदर एनजीओ मोटा मोटी हर डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये अच्छे से हो पा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग वाला जो SOP है हमारा, वो हो पा रहा है वर्कसाइट में। सेकेंड आते हैं क्वारंटाइन सेंटर। क्वारंटाइन सेंटर में सी एक्चुअली वो पहला 1 to 3 लॉकडाउन तक मोटा मोटी जहाँ पर प्रधान का सपोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में प्रधान का लोग मिल के कर रहे हैं, वहाँ का रिजल्ट तो अभी तक काफ़ी अच्छा है। बट अभी जो इनफ्लो हुआ है, ह्यूज इनफ्लो हुआ है, उसी में एक सवाल आ रहा है कि क्या हम लोग पास इतना क्वारंटाइन सेंटर है। वो एक्चुअली जवाब जो फील्ड से आ रहा है कि नहीं, उतना हो नहीं पा रहा है, तो उनका जो कंडीशन है उतना ठीक से नहीं हो पा रहा है। हालांकि ये हर इट इज़ नॉट मैंने यूनिफॉर्म नहीं है पूरा स्टेट में, बट कुछ जगह में मेंटेन किया जा रहा है। ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल या विलेज लेवल तक भी स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर में चेंज किया गया है, और कुछ जगह में उसको थोड़ा सा हमको देखना पड़ता है कि किस प्रकार का उसको करना पड़ेगा। और इसमें जो हमारा NRLM का जो SRLM है, आई मीन JSLPS, उनका तरफ से भी जो दीदी किचन चला जा रहा है या फिर बाकी सारा कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है, वो भी कुछ हद तक उसको मिटिगेट कर पा रहा है। तो यही है फील्ड का क्वारंटाइन सेंटर के ऊपर ये। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुतार। तो ये आपने काफ़ी एक ज़रूरी चीज़ कही है कि ये जैसे इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, साथ साथ में ये जो हेल्थ वाले रिस्पॉन्सेज है, ये अगर साथ में ग्रामीण क्षेत्र में ठीक तरीके से नहीं चले तो शायद काफ़ी बड़ा समस्या का हम लोग सामना कर सकते हैं। एक अगर आप हेल्थ के बारे में बोले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो ये महिलाएं हैं गांव में, तो एक्चुअली एक दीदी लोग से भी बात करने टाइम पे ये भी ग्राउंड से आ रहा है कि एक्चुअली जो हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबिलिटी है वो इस कंडीशन में ठीक से नहीं मिला है। क्योंकि एक पैनिक कंडीशन में लोग है, तो प्राइवेट हो या सरकारी हॉस्पिटल कुछ तो खोलता है, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक भी नहीं खोल रहा है, तो दीदी लोग को या परिवार को मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसमें एक आ रहा था, लोगों का एक उम्मीद था कि अगर सरकार का तरफ से हमको आई मीन सैनिटरी नैपकिन टाइप का जो सैनिटरी नैपकिन चीज सब है, वो अगर वो कुछ मतलब अवेलेबल करवा दिया जाए तो कम से कम फैमिली उसको भी एक देख पाएगा अच्छा सोच के हिसाब से। इसका पर थोड़ा ध्यान देने के लिए लोगों का डिमांड था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधान से ही हमारे साथ कौस्तव जुड़े हुए हैं, जो उड़ीसा में काम करते हैं और उड़ीसा के अलग अलग क्षेत्र में ब्लॉक में देख रहे हैं आज के दिन का स्थिति। तो आपसे कौस्तव मेरा कुछ पॉइंटेड सवाल है और साथ साथ आप अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस भी बताइए। एक तो हम सुन रहे हैं कि जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है, जैसे हम झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये जो मवेशी का रखरखाव और ये चीज काफी जरूरी माना जाता है कि लोगों के पास जब दूसरे इनकम का सोर्सेज नहीं होते हैं तब वो इसका सहारा लेते हैं और उनसे इनको एडिशनल इनकम मिलता है। और किस तरीके का, जैसे कई लोग कह रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन का जो सपोर्ट है, ये पूरा सप्लाई चेन टूटने के वजह से मोर्टेलिटी काफी ज्यादा शूट अप कर गया है, ये अभी किस तरीके से वहां पे हो रहा है और आप कैसे देख रहे हैं कि क्या ये अपना स्थिति में वापस आ गया है, समय लगेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली एकदम गरीब तबके के लोगों के साथ लिंक्ड है, तो आप कैसे देखते हैं इसको? थैंक यू धर्मेंद्र। सो हम उड़ीसा में प्रधान 17 ब्लॉक में काम कर रहा है। अगर देखेंगे तो मेनली नॉर्थ उड़ीसा एंड साउथ उड़ीसा, ये दो पॉकेट में हम लोग डायरेक्टली एंगेज है, और वेस्टर्न उड़ीसा में भी अभी हम लोग धीरे धीरे काम स्टार्ट किए हैं। तो कोविड का जो सिचुएशन है, इसमें हम लोग
एकदम स्टार्टिंग से वही कम्युनिटी के साथ एंगेज है। ड्यूरिंग सर्वे हमारा जो वॉलंटियर्स है, कम्युनिटी लीडर्स है, उनको साथ उनका अवेयरनेस कैसे हो, लोग इस तक को कैसे देख रहा है, विलेज लेवल में इसको लेके किस तरह का मूवमेंट चल रहा है, लोगों का वेलबींग में क्या चेंज आ रहा है, तो ये सब ओवरऑली में हम लोग स्टार्टिंग से एंगेज है ये 17 ब्लॉक में। सो अगर मैं डायरेक्टली पॉइंट में आता हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा है कि सूरज भी बहुत अच्छी तरह से शेयर की है उड़ीसा का जो पेजर स्टेटस है, एंड लास्ट हमारा स्पीकर्स जो शेयर किए हैं, उड़ीसा में उससे बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन नहीं है। उड़ीसा में मोटा मोटी उसी तरह का सिनेरियो है। यहाँ पे भी माइग्रेंट्स लोग रिटर्न आ रहे हैं। एक फैमिली उड़ीसा में अगर देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 5-6 मेंबर्स का फैमिलीज है, लेकिन उसमें एवरेज 2 अर्निंग मेंबर्स फैमिलीज में है। उसमें लोग माइग्रेशन में जाते हैं, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, आश्रम स्कूल में पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, स्कूल से मिड डे मील का सपोर्ट मिलता है। हाँ, लोग माइग्रेंट जाते हैं तो फैमिली थोड़ा छोटा हो जाता है, तो गवर्नमेंट का जो स्कीम है उनको पीडीएस में सपोर्ट मिलता है, या फिर लोग जो लाइवलीहुड में मान के चलिए एग्रीकल्चर करते हैं, लाइफ स्टॉक रखते हैं, तो उसमें से काइंड ऑफ एक स्टेबल कंडीशन में रूरल उड़ीसा चल रहा था। लेकिन एक कोविड-19 का सिचुएशन में वहाँ पे ड्रास्टिक चेंज दिखाया गया। लोग बाहर से आ गए, फैमिली का साइज बड़ा हो गया, फैमिली का डिमांड बढ़ गया, लेकिन हम देखेंगे तो फैमिली का इनकम बहुत घट गया। अभी हम डेटा भी देख रहे थे और हमारा एक्सपीरियंस भी है, फरवरी महीने से मोटा-मोटी बहुत ज़्यादा इनकम फैमिली में नहीं है। अगर जिस तरह से सुरभि भी पेशेंट की, उसमें भी हम देख रहे थे कि एग्रीकल्चर मेनली जो है लोग अनएम्प्लॉयड है, फरवरी मार्च महीने से अनएम्प्लॉयड है। लोकजन जब रिटर्न आने के बाद अभी तक उनके पास बहुत कुछ काम नहीं है। हालांकि एमजीएनआरजीएस का काम अभी से स्टार्ट हुआ है, जस्ट बोलेंगे तो उसका डेटा बोल रहा है अप्रैल मई महीने में कुछ इस तरह से 20-30% जैसे काम, मतलब लोगों का डिमांड काम मिलना ऐसा इंक्रीज हुआ है। उससे पहले इस रिगार्डिंग में बहुत ज़्यादा काम अवेलेबल नहीं था। अभी अगर हम लोग बोलेंगे लाइवलीहुड सेक्टर में, एग्रीकल्चर में रबी में जनरली कम लोग एग्रीकल्चर कर पाते हैं क्योंकि इरिगेशन नहीं है। साउथ उड़ीसा, नॉर्थ उड़ीसा में इरिगेशन का प्रॉब्लम है, लेकिन जितना लोग किए भी है उतना लोग सेल नहीं कर पाए। मार्केट में प्राइस नहीं था, मार्केट्स रेगुलर नहीं थे। तो एक जैसे हम कल एक प्रोग्रेसिव फार्मर से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि पहले जो हम सेल करते थे हमें कुछ पैसा मिलता था, आज के दिन में वो जाके लॉकडाउन उठने के बाद डोर टू डोर या फिर विलेज लेवल में, हमलेट लेवल में जाके सेल कर रहे हैं, है ना। उसमें तो उसका सेल नहीं हो रहा है। मैक्सिमम जो वेजिटेबल्स है वो लोग रिटर्न लेके आते हैं, उसका सेल नहीं हो पाता, तो उससे भी पैसा नहीं आ रहा है। दूसरा है सामान का अगर प्राइस देखेंगे तो जैसे कि गाँव विलेज लेवल में जो किराना का शॉप है, छोटा-छोटा दुकान है, उसमें सामान उतना अवेलेबल नहीं है और रेट भी बढ़ गया है। तो एक तो इनकम नहीं है, दूसरा फैमिली का ना साइज बड़ा हुआ है, इनकम भी कम है। तो इस सिचुएशन बहुत एक काइंड ऑफ क्रिटिकल जैसा फैमिली में आ गया है। अच्छा, अभी अगर लाइफ स्टॉक का बात करें, अगर हमारा रूरल उड़ीसा वाला जो पॉकेट है ना, इसमें देखेंगे एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड जो लाइवलीहुड ऑप्शन मेनली बहुत लोग रखते हैं, जो आइडेंटिफाइड नॉन आइडेंटिफाइड है, वो है मेनली लाइफ स्टॉक एक्टिविटी, जिसमें लोग आपको स्टार्टिंग से लोग रख रहे थे और एक तो प्रैक्टिसेस भी है, कोड, बीवाईपी ये सब रखने का। तो इसमें लास्ट लॉन्ग ईयर्स 4-5 साल से बहुत जगह में इसमें इंटरवेंशन हुआ है, वैक्सीनेशन, डीवार्मिंग ये सब चीज़ स्टार्ट हुआ है ताकि मोर्टेलिटी घटे, लाइफ स्टॉक से भी लोगों का कुछ इनकम आए। लेकिन कोविड-19 का सिचुएशन में जो लास्ट 3 मंथ्स हम बोलेंगे, जिसमें वैक्सीनेशन एंड डीवार्मिंग टोटली स्टॉप थे, एंड वो एक तो वैक्सीनेशन जो साइकिल होता है वो साइकिल टोटली ब्रेक हुआ है इस टाइम, क्योंकि वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं था। जो वैक्सीन दे रहे थे, एलआई हो या फिर यहाँ पे जो हमारा ओएलएम का जो प्राणी मित्र है या फिर कम्युनिटी एनिमल हेल्थ वर्कर है जो प्रोमोटेड हुआ था, वो लोग भी जाके, क्योंकि ये लॉकडाउन पीरियड थे, इनिशियली बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन था कि गांव में कोई बाहर से गांव में आए, गांव की कुछ विलेज को भी विलेजर्स में लॉक करके रखे थे। तो ये जो वैक्सीनेशन डिवार्मिंग चेन टोटली ब्रेक हुआ है, एंड आज का दिन में भी वो स्ट्रीमलाइन अभी तक नहीं हो पाया है। पर्टिकुलरली कुछ प्रोग्राम में उसको स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, लेकिन सिंस द सर्विसेज आर ना पेड सर्विसेज ना, लोग वैक्सीन लेंगे तो उसके लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा, है ना, कुछ पेड करना पड़ेगा। लेकिन अभी जैसे लोगों पे पैसा नहीं है तो लोग भी बहुत वो एक्सेप्टेड नहीं आ रहा है कि अभी वैक्सीनेशन डीवार्मिंग फिर वो चेन एस्टेब्लिश हो पाए। तो वहाँ पे तो इस तरह का एक तो ब्रेक तो है।
एक और क्विकली आपसे पूछना चाहूंगा कौस्तव कि आपने जैसे कहा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग एग्रीगेशन ये बड़ा स्तर पे इम्पैक्टेड है, एंड साथ साथ में लाइफ स्टॉक में भी वैक्सीनेशन का इश्यूज है, इवन पीपल डू नॉट हैव पे फॉर दी सर्विसेज। तो आपको क्या लगता है, आपसे सरकार से क्या उम्मीद है कि अभी क्या करना चाहिए इस स्थिति में कि ये इनका लॉसेस जो है वो मिनिमल हो? देखिए अभी सरकार अपने तरफ से कुछ कुछ कोशिश कर रहा है, जैसे एग्रीकल्चर में जो प्रोड्यूसर्स है वो किस तरह से मार्केटिंग हो पाए, है ना, लोग किस तरह से उसको बेच पाए, गवर्नमेंट एक तो प्राइस रेट भी फिक्स करके किस तरह से उस प्रोड्यूसर्स को ले पाए, लेकिन वो सफिशिएंट तो आज के दिन में भी नहीं है। क्योंकि ना अभी क्या है ना, ये जो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूसर्स उसका मार्केटिंग, इसमें क्या है ना, डिफरेंट ट्रेडर्स का बहुत रोल रहता है ना। अभी वो जो ट्रेडर्स है, जो एस्टेब्लिश चेन में भी जो ट्रेडर्स थे, वो लोग भी अभी लेने से मना कर रहे हैं, क्योंकि जिस पहले जो डिमांड था मार्केट का, आज का दिन में वो डिमांड बहुत घट गया है। तो जिसके वजह से ना सामान बहुत ज्यादा मार्केट तक भी, बड़ा मार्केट तक पहुंच नहीं पा रहा है। अभी लोकल मार्केट में देखेंगे कि लोकल एरिया का जितना कैपेसिटी है आज का दिन में तो वो बहुत घट गया है, तो जितना प्रोड्यूसर्स आ रहा है उतना उस मार्केट को खपत नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से तो फार्मर का एक लॉस है। तो आगे जाके अगर हमारा जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये सब ज़्यादा प्रमोट हो, वो लोग अगर इस चीज़ को ले, इसका अगर इसके ऊपर कुछ वैल्यू एडिशन हो पाए एंड इसको स्टोरेज करने का लिए अगर ज़्यादा ऑप्शन बन पाए, अगर चीज़ों को स्टोर किया जा सकता है एंड बड़ा मार्केट तक पहुंचा जा सकता है, उसके लिए अगर गवर्नमेंट अगर उसमें एनकरेज हो तो शायद ये फार्मर को एक पैसा ठीक ठाक से मिल पाएगा और ये एग्रीकल्चर सेक्टर फिर से अपने लेवल में इवॉल्व होकर आ पाएगा। और इस लाइफ स्टॉक के लिए वही है, वैक्सीनेशन एंड डीओआरपी थ्रू डिपार्टमेंट किस तरह से लोगों के पास ज़्यादा अवेल हो पाए, है ना, कम प्राइस में लोगों के पास कैसे मिल पाए, एंड एटलीस्ट कमिंग 3 to 6 months का एक तो वैक्सीन चेन का सपोर्ट मिले, रेगुलर वैक्सीनेशन डिवर्मिंग हो, ताकि वो चेन एस्टेब्लिश हो, लोगों का जो हार्ट साइज है या फिर फ्लक्स साइज जो है वो बढ़ पाए, ताकि कल के वैक्सीनेशन डिवर्मिंग के लिए लोग पे कर पाए। तो ये दो चीज़ तो मुझे लग रहा है कि जरूरी है। थैंक यू सो मच कौस्तव हमारे साथ शेयर करने के लिए कि ये छोटे किसान या मार्जिनल किसान जो है और जिनके लिए ये एक बहुत अहम एक मुद्दा है, ये लाइफ स्टॉक फार्मिंग, तो इनके लिए ये सरकार को सोचना पड़ेगा। और आज के दिन में जिस तरीके का जो कैश लॉस हुआ है, इनका इफेक्ट भी इन लोगों पे ही सबसे ज्यादा पड़ा है, जो सर्वे रिपोर्ट में भी आया है। तो शायद इस तरीके का एक्टिविटीज को और ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है। धन्यवाद कौस्तव। एक दो सवाल चैट बॉक्स में है, जो समय कम है लेकिन लेना चाहेंगे। एक तो ये सुरभि एक जन ने सवाल किया है कि कितने माइग्रेंट्स से आपने बात किया, कितने लोग माइग्रेंट्स है, और दूसरा एक सवाल इससे जुड़ा हुआ ही है कि कितने माइग्रेंट्स क्या कह रहे हैं कि वो वापस आना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस कार्यक्रम के दौरान भी अलग अलग बात सुना, किसी ने कहा वो रुकेंगे, किसी ने कहा कि वो वापस जाना चाहेंगे, शायद कॉन्टेक्स्ट वाइज अलग होगा भी। आपका क्या सर्वे में किस तरीके का आपने पाया? थैंक्स माल्या। तो हमारा जो पूरा सैंपल था, अगर हम 12 प्रदेशों की बात करें तो 16% सैंपल माइग्रेंट वर्कर्स का था। अगर कुछ स्टेट्स की बात करें तो जैसे अभी जिन स्टेट्स के बारे में बात किया तो ओडिशा में 10% था, मध्य प्रदेश में 8% था। लेकिन जो माइग्रेंट जब हमने सर्वे किया, जब वो वापस जा रहे थे अगर, तो उनमें से सिर्फ 15% ऐसे थे जिन्होंने बोला था कि हम वापस नहीं आएंगे। सो दैट मीन्स कि बाकी 85% जो वापस जा रहे थे उन्होंने बोला उनको वापस आना पड़ेगा, मेनली बिकॉज रोजगार की कमी है और जगह पे, तभी वो अर्बन एरियाज में इन द फर्स्ट प्लेस आते हैं। लेकिन हमें एक और बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम स्लेव सोसाइटी में नहीं है, राइट? तो अगर हम ऐसी सोसाइटी में हैं जहाँ पे वर्कर या लेबर फ्री होना चाहिए, तो उसके पास ये अपनी वो होनी चाहिए कि वो कब वापस जाना चाहे और कब आना चाहे। हम सिर्फ ट्रेन या कुछ भी चीज इस वजह से नहीं रोक सकते क्योंकि हमें लेबर चाहिए है या अर्बन एरियाज में सिटीज बनानी है। अगर हम एक वर्कर को इतना डिस्पोजेबल मान के चल रहे हैं कि आज हमें सिटी बनानी है तो वो यहाँ हो, जब खत्म हो गया तो वो यहाँ से चला जाए,
तो वो हमारी प्रॉब्लम है, उनकी नहीं. सो वी कैन नॉट ट्रीट देम लाइक दैट. और जो इकोनॉमी की हम बात करते हैं, इकोनॉमी इज नॉट फॉर फ्यू, इट इज फॉर एवरीवन. तो अगर वो 1% के लिए काम करे और 99% के लिए काम नहीं करे, तो द इकोनॉमी इज नॉट वर्किंग. सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो लोग 5% इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग के लिए सिटीज बने, हम लोगों के लिए रोजगार चले, या हम लोगों के लिए हो. इट शुड बी फॉर एवरीवन. और एक और क्वेश्चन, सॉरी, अगर मैं बात करूं, राशन कार्ड की भी बात आई थी. Dipali, if it's okay if I can go ahead and respond to that. Yeah, sure. So, यहाँ पर राशन कार्ड की बात आई तो 15% हमारा ओवरऑल सैंपल था जिनमें राशन कार्ड जिन लोगों के पास नहीं था. और इसमें अगर इन स्टेट्स की बात करें तो इट वेरीज बिटवीन 8 to 18% जिन लोग के पास राशन कार्ड नहीं था. बट ऑफ द अदर स्कीम्स राशन कार्ड वर्कड बेटर बिकॉज मेनली ज्यादा लोगों के पास राशन कार्ड अवेलेबिलिटी थी. लेकिन इनिशियली माइग्रेंट वर्कर्स के पास स्पेसिफिकली राशन कार्ड की प्रॉब्लम थी, या वो राशन नहीं एक्सेस कर पाए. एंड दैट इज अनदर रीजन कि उन्हें वापस क्यों जाना पड़ रहा था. और जहां पर हमने देखा कि मेनली जो माइग्रेंट वर्कर्स या कुछ थे, उन लोगों के पास रेंट देने का भी पैसा नहीं है. तो अब इसलिए उन्हें वापस जाना पड़ेगा. और हमें ऐसी कंडीशन में किसी भी माइग्रेंट को रोकना would be a horrible thing to do by any standards, by simple humanity. Forget economy. Thank you. अगर एक और सवाल का बात करें जो सुतार से पूछना चाहेंगे. ये किसी ने पूछा कि झारखंड में पंचायत ने काफी अच्छा काम किया, जो आपने भी कहा. तो आपको क्या लगता है कि ये पंचायती राज का सिस्टम जो है आज के दिन में, इसका कितना भूमिका है, इसको सशक्त करने का जरूरत कितना है, अगर झारखंड का ही हम बात करें? बहुत अच्छा पॉइंट भी ये आप रेज किए हैं कि अभी का सिचुएशन में अगर हम लोकल एरिया इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को ही फोकस करना पड़ेगा. तो अभी हम लोग का काफ़ी सारा पंचायत के पास में, अगर हम जो पावर होना चाहिए था पंचायत के पास में, वो पावर अगर पंचायत के पास आए और पंचायत काफ़ी अच्छे से लाइवलीहुड सिचुएशन को हैंडल करे, तो हमको लगता है कि इस प्रकार का जो भी पैंडेमिक आएगा तो उसको अच्छे से हम लोग फेस कर पाएंगे. और अभी का जो हम लोग का पिछला 2-3 साल में जो सिलेक्टेड ब्लॉक का जो पंचायत में हम लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है. अगर बात करें कि वहाँ का जो मुखिया है वो बहुत डिटेल वे में गांव का चीज़ों को जो भी इश्यूज कंसर्न है उसको मैनेज करती है या करते हैं, और उस हिसाब से अपना गांव का योजना भी बना जाता है. और अभी कोरोना स्थिति में जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वल्नरेबल फैमिली, वो अगर हम ऐसे ही छोड़ देते तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग अच्छे से पहुंच पाए. आप देख पाएंगे सर्वे में झारखंड में बोल रहा है कि 8 out of 10, आई मीन इससे फॉर मी इट्स वेरी ह्यूज नंबर, हम उतना वल्नरेबल के पास पहुंच पाए. एंड आई वुड लाइक टू से कि ये पंचायत और हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जो सीएसओ पार्टनर्स है उनका ही जो कोलैबोरेटिव वे में हुआ था उसके चलते है. तो एक छोटा सा चीज भी देख पाए कि इतना हुआ. थैंक यू. सुतार का कहना है कि डिमांड और सप्लाई दोनों में एक डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है और लोकल पंचायती राज व्यवस्था की ज्यादा भागीदारी का जरूरत है. समय को देखते हुए अगर मैं आप सबसे एक फाइनल स्टेटमेंट कहूं कि आपको क्या लगता है कि आज के दिन में सरकारी व्यवस्था को या सरकार को क्या ऐसा 1-2 निर्णय लेनी चाहिए जो आज के दिन का ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए आपको लगता है कि सही होगा आज के दिन का स्थिति को देखते हुए? अपना क्षेत्र को आप दिमाग में रखते हुए बताइए. कौस्तभ से शुरू करते हैं. कौस्तभ, मुझे लगता है कि जो लोकल इकोनॉमी है इसको स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए. स्मॉल एंटरप्राइजेस किस तरह से बिल्ड हो, एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक सेक्टर, इनको इंटीग्रेटेड वे में किस तरह से स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के पास पहुंचाया जा सकता है, उसके ऊपर ट्राई करना चाहिए. मैं जैसे एक छोटा सा इंस्टेंस दूंगा. अभी जैसे उड़ीसा में एक तो एपीपीआई एंड ओएलएम के साथ मिलकर तो प्रोग्राम चल रहा है मो पोकारी बगीचा, है ना, माने इससे होमस्टेड न्यूट्री गार्डन प्रोग्राम. So this is a very beautiful program because this program not only supply the vegetables, माने न्यूट्रिशन पर्सपेक्टिव में जैसे वेजिटेबल उसके साथ लाइफ स्टॉक एक्टिविटी को भी इंटीग्रेट करता है. तो इस तरह का प्रोग्राम आज के दिन में थ्रू आउट द कंट्री सभी जगह होना चाहिए जिसमें लोगों को होमस्टेड में वेजिटेबल्स मिलेगा, लाइफ स्टॉक एक्टिविटी भी स्ट्रेंथन होंगे. तो एंड मुझे लगता है कि एक बड़ा एक्टिविटी ऐसा हो सकता है.
जी धन्यवाद। आशीष। जी, जैसा सुतार जी ने भी कहा कि पीआरआईज का काफी अच्छा रोल रहा है अक्रॉस द इवन एमपी में भी, बट पंचायत के साथ ये है कि टॉप टू डाउन बॉटम अप्रोच चलता है, बॉटम टू अप अप्रोच की जरूरत है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना है, कि जो ग्राम सभा में उनके अधिकार हैं, अगर वो सही से प्लान आउट करके और उसको फैसिलिटेट किया जाए कि वो किस तरह से अपनी प्लानिंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो और बेहतर तरीके के कंक्रीट स्ट्रेटजीज और रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं रूरल सेक्टर में भी, ताकि जो कम्युनिटी की बात है वो ऊपर तक पहुंचे, ना कि ऊपर की बात जो उलारे वो टॉप टू डाउन अप्रोच पे किया जा सके। थैंक यू आशीष। नवीन। तो दो चीज मैं कहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार को इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि केवल मस्टर रोल निकल जाना इसका मतलब ये नहीं कि नरेगा का काम चालू हो गया है। उनको ये देखना चाहिए कि वास्तव में जो मस्टर रोल निकला है वो काम ग्राउंड के ऊपर चालू है और उतने लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और 15 दिन के अंदर उनके अकाउंट में नरेगा का पैसा जा रहा है या नहीं जा रहा है। इतना एकदम क्लोजली अगर मॉनिटर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा जो खरीफ सीजन है, अगर ये खरीफ सीजन स्मूथली अगर चला जाता है तो मेरे ख्याल से जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है वो फिर से जो है लोगों की जिंदगी वापस पटरी पे आ सकती है। अगर हम ये देखें कि खरीफ के इनपुट से लेकर खरीफ का मार्केटिंग तक का अगर व्यवस्था सुनिश्चित हो जाए तो शायद लाइवलीहुड सिक्योर किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुतार। तो बाकी लोग तो काफी अच्छे से पॉइंट्स बोले, और मेरा और क्या एडिशनल पॉइंट है कि एम्प्लॉयमेंट। तो ये एम्प्लॉयमेंट अगर हर हाथ को काम, और अगर एमजीएनआरई से कर रहे हैं तो वो उसका काम के थ्रू वो परिवार का एसेट क्रिएशन, लाइवलीहुड एसेट क्रिएशन। तो मेरा यही उम्मीद है और मेरा अपील भी है सरकार के पास, अगर हम जितना भी एसेट क्रिएशन फैमिली लेवल में जो एसेट क्रिएशन होता है वो थ्रू एमजीएनआरई हो, ताकि परिवार का भी रोजगार मिले। सेकंड है कि अगर जो एमजीएनआरई नहीं आ पा रहे उनका हर हाथ के लिए काम के लिए कोई भी रूरल एरिया इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए जो भी चाहिए वो। बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ आपको म्यूट हटाना पड़ेगा। सॉरी। तो अभी साथियों ने जो बातचीत की है उसके साथ ये जोड़ना चाहूँगा कि जो हर राज्यों में जो है वो फूड प्रोसेसिंग है, डेयरी है, मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स है, और जो कंस्ट्रक्शन के काम है उसमें राज्य सरकारों को विशेष तौर पर एक आर्थिक मदद और सहयोग करना होगा। और स्किल डेवलपमेंट के जो काम है उसको हमको और थोड़े से बढ़ाने की ज़रूरत होगी, ताकि जो माइग्रेंट जहाँ है उस इलाके में उसको बेहतर तरीके से काम मिल सके और उसकी आजीविका सुरक्षित रहे। इसके लिए हमको पूरी तरह से कोशिश करने की ज़रूरत होगी। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद आज ज्वाइन करने के लिए। कुछ सवाल चैट बॉक्स में थे जो हम ले पाए और कुछ सवाल हम नहीं ले पाए, लेकिन 3 बड़ी सवाल जो मुझे लगता है कि आज के दिन में है वो आप लोगों के बात से उठ के आया। एक तो ये जो माइग्रेंट्स वापस आ रहे हैं, शायद इनमें से एनआरईजीए एक ऑप्शन है, लेकिन और क्या ऑप्शन है कि जब तक लोग वापस नहीं जा रहे, जाने के लिए राजी हो रहे हैं, या अपने यहाँ पे रहने के लिए, जैसे सुरभि ने कहा कि उनका अपना चॉइस भी होना चाहिए, तो क्या ऑप्शन है एनआरईजी के अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए? शायद एक बड़ा सवाल आज के दिन में है और ये स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। दूसरी एक चीज जो एग्रीकल्चर सिस्टम्स, इसको कैसे स्प्रिंग बैक किया जाए, ये मार्केटिंग से लेकर इसके एग्रीगेशन से लेकर के इनपुट सप्लाई से लेकर के एग्रीगेशन, मार्केटिंग, हार्वेस्ट, ये जो एक लॉस है, ऑलरेडी एक लॉस हुआ है, इसको किस तरीके से, किस तरीके का सब्सिडी या किस तरीके का ग्रांट दिया जाए। सिविल सोसाइटी अपना पार्ट प्ले कर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से किस तरीके का आगे के में इम्प्लीमेंटेशन होता है, ना सिर्फ एलोकेशंस, इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही जरूरी है। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये छोटे किसान और मार्जिनल किसान के लिए शायद कल के दिन में ये काफी ज्यादा दिक्कतें पैदा हो सकती है, आज के दिन का जो स्थिति है उसको देखते हुए। तीसरा, सोशल सिक्योरिटी को लेके काफी बात हुई, जिसका सर्वे में बहुत क्लियरली ये आया है कि पीएम किसान का या जनधन का जिस तरीके से इसका कवरेज होना चाहिए, और एक्सक्लूजन भी है, और साथ साथ जिनको जो जुड़े भी हुए हैं उनके पास भी अलग अलग कारणों से नहीं पहुंच पा रहा है ये सुविधाएं। तो ये वल्नरेबल कम्युनिटीज जो सुरभि ने कहा 10,000 रुपया से कम कमाने वाले लोग,
इनके लिए एक सेफ्टी नेट आज के दिन में है जो आगे के दिन में उनको एक पुश दे रहा है। ये किस तरीके से उनके पास पहुंचेगा, ये जो स्टिमुलस पैकेजेस है इसका भी इम्प्लीमेंटेशन ग्लिचेस और एक्सक्लूजन, ये दोनों को शायद सरकार को देखना पड़ेगा कि ये कैसे दूर हो पाए। ये 3 बड़े सवालों के साथ मैं इसको अंत करना चाहूंगा। आई थिंक आगे के दिन में सबको मिलके इनका उत्तर ढूंढने का जरूरत है और सरकार को खास करके इस पे ध्यान देने का जरूरत है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सवाल जो नहीं ले पाए उसके लिए माफी चाहते हैं। नमस्ते। थैंक यू सबको जोहार, नमस्ते। थैंक यू।